नमस्कार साथियों। तो भाई आज की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। आज हम हमारे सिलेबस का टॉपिक रियल नंबर जो कि चैप्टर 1 है इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यानी कि घातांक के नियम के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपको इन लॉज के बारे में बताऊंगा, उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब ये लॉज अच्छे से समझ में आएंगे। तो ध्यान से मुझे सुनना, चीजों को नोट करते हुए चलना। आज मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा विद एग्जांपल। क्लास को एंड तक जरूर देखना। काफी सारे अच्छे क्वेश्चन आज की इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। जो बच्चा केवीएस टीजीटी मैथ के लिए तैयारी कर रहा है, तो हालांकि अभी वैकेंसीज नहीं आई हैं, लेकिन जब ये वैकेंसीज आएंगी तो उसके बाद एग्जाम में कम समय मिलता है। तो स्टूडेंट्स की डिमांड पर मैं ये केवीएस टीजीटी मैथ का एक बैच लेके आया हूँ, जो कि आपका रिकॉर्डेड बैच रहेगा जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी। इस बैच के अंदर आपका जो मैथ सेक्शन आता है 100 मार्क्स का, वो आपका कवर होगा। ठीक है, बाकी सेक्शन इसमें नहीं होंगे। ओनली ये मैथ स्पेशल बैच है। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी ऐप राकेश सर मैथ्स क्लासेस का लिंक मिलेगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को और इस बैच को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बैच का कंटेंट कैसा रहेगा वो आपको आज की इस क्लास से पता लग जाएगा। आप ध्यान से क्लास को अटेंड कीजिएगा। बैच लेना ना लेना वो बाद की बात है, लेकिन आज की जो ये क्लास रहेगी ये आपके जर्नल जो एग्जाम्स होते हैं अदर सीईटी वगैरह के या कोई भी एस्टेट वगैरह का या सीटेट वगैरह, उनके अंदर भी आपको ये क्लास जो है बेनिफिट देने वाली है। ठीक है, तो एटलीस्ट जो समय आप मुझे दे रहे हैं इस क्लास को देखने के लिए, तो आप चीजों को समझें। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको लाज समझा देता हूं। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो सबसे पहले, लाज ऑफ एक्सपोनेंट। लाज ऑफ एक्सपोनेंट जिसे आप हिंदी में बोलते हैं घातांक के नियम। घातांक के नियम। ठीक है भाई, क्या होते हैं वन बाय वन सारे समझाता हूं मैं। सबसे पहला ला क्या कहता है कि अगर x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर c अगर इस तरह से दिया हो, क्या है यहां पर सभी जो बेस हैं, ये बेस है एक्चुअल में, ये आपकी पावर है। ठीक है, क्या होता है एक्सपोनेंट इसके बारे में समझा देता हूं मैं थोड़ा सा। जैसे यहां पे मैंने लिखा है x की पावर a, इसमें जो ये नीचे वाला x है इसको आप बोलते हैं बेस यानी कि आधार। ठीक है भाई, और यहां पे ये जो a लिखा हुआ है इसको आप बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट या इसको आप पावर भी बोल देते हैं, हिंदी वाले इसको घात या घातांक भी बोल देते हैं। ठीक है भाई, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट होता क्या है। ठीक है, ये एक्सपोनेंट है, ये क्या बताता है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 3 की पावर 2, तो ये एक्सपोनेंट बता रहा है कि जो भी आपका बेस है, बेस क्या है यहाँ पर 3 और एक्सपोनेंट क्या है 2, तो ये बता रहा है आपको एक्सपोनेंट कि जो भी आपका बेस है उसको इतनी बार आपने मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या, 3 की पावर 2 का मतलब हुआ कि 3 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जो भी एक्सपोनेंट होगा, जो भी पावर होगा, उतनी बार जो है आपने बेस को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये आपको एक्सपोनेंट बताता है। क्लियर है, इसके बारे में पता लग गया आपको। इसके अलावा अब हम वापस चलते हैं अपने रूल की तरफ। फर्स्ट रूल जो हम बात कर रहे थे, यहां पे बेस जो है वो सारे सेम है लेकिन पावर्स अलग अलग हैं, और यहां पर ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर c अगर ऐसे दे रखा हो, तो हम बेस सेम होने की वजह से इन सभी पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये रूल को ऐसे बोलते हैं कि बेस सेम पावर ऐड, बट कंडीशन ये कि यहां ये मल्टीप्लाई में होना चाहिए। कभी ऐसे लिखा हो x की पावर a प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c, और आप लिख दो x की पावर a प्लस b प्लस c, तो ये गलत होगा भाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, यहां पर ये मल्टीप्लाई में होना चाहिए।
ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, क्योंकि चीजें मुश्किल नहीं है, आसान है। एग्जाम्पल क्या है, मान लो मैंने कह दिया कि 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैंने अभी समझाया था कि यहां इसकी पावर 2 है, तो इसका मतलब है 5 की 2 बार मल्टीप्लाई, इसका मतलब है 5 की 3 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां पे 5 की होगी 2 बार मल्टीप्लाई, यहां होगी 5 की 3 बार मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, और ये फिर से दे रखा है मल्टीप्लाई में, तो 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ टोटल, 3 और 2 5 बार। ठीक है, 3 बार यहां है, 2 बार यहां, तो 5 जो है वो टोटल 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यही रूल मैंने समझाया था कि अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो ये पावर जो है ये ऐड हो जाती है, तो 2 बार यहां 3 बार यहां, टोटल हो गया 5 बार। ये आप देख सकते हैं, पूरा खोल के समझा दिया। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट रूल सभी को समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी इसमें। ठीक है, बात करते हैं सेकेंड रूल की। सेकेंड रूल क्या कहता है कि x की पावर a अपॉन में x की पावर b, ये किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू x की पावर a माइनस b के बराबर। यानी कि जब भी आपका ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, यानी कि ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, तो ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये बेसिकली क्या है, माइनस में हो जाएगी। वैसे इसको अगर मैं और डिटेल में लिख के दिखाऊं तो ये है ऐसे कि x की पावर a, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इनटू में लिखेंगे x की पावर माइनस b। यानी कि जब भी ये पोजीशन ऊपर जाएगा या नीचे, ऊपर से नीचे आएगा, तो ऊपर नीचे होने में इसकी जो पावर है उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये पहले वाला रूल बना था यहाँ पे कि बेस सेम थे तो पावर ऐड हो गए थे, तो यहां से लिखा था x की पावर a माइनस b। ठीक है, ये बात समझ में आई, तो इस बात को आपने याद रखना है, बट बेस जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तब आप ऐसा इसको लिखेंगे। क्लियर, यहीं से अब एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मैंने लिखा 3 की पावर 5 डिवाइड बाई 3 की पावर 2, 3 की पावर 5 को 3 की पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 5 - 2, यानी कि 3 की पावर 3। ठीक है, अब सिंपल सा समझते हैं, 3 की पावर 5 का मतलब क्या कि 3 की 5 बार मल्टीप्लाई हो रही है, और नीचे 3 की पावर 2 का मतलब 3 की 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है। तो ऊपर 5 बार 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे 2 बार, तो 2 बार से 2 बार कट जाएगा, 3 कितनी बार बचेगा, 3 बार। ठीक है, तो ये हमने लिखा है। इसी चीज को आप एक बात और याद रखना, कैसे, अगर मैं ये क्वेश्चन लेता कि 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 3 की पावर 4, अगर मैं ऐसा लेता तो आप क्या कहते, आप कहते सर जी सेम है तो सेम है, तो कट के 1 आएगा। लेकिन आपने एक रूल देखा होगा, ये मैं ऐसे लिखूंगा तो ये क्या बनेगा, 3 की पावर 0। तो आपने कई बार मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि किसी की भी पावर 0 जो होती है वो 1 के बराबर होती है। तो क्यों होती है वो 1 के बराबर, ये बात मैंने आपको यहाँ पे समझाई है कि जब सेम चीज को सेम से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट तो 1 आएगा, है ना। तो ये सेम चीज कट के क्या देगा, 1 देगा। तो इसको पूरा अगर हम इस रूल की मदद से लिखेंगे तो 3 की पावर 4 माइनस 4, तो 4 में से 4 गए तो कितना बचा, 0। तो 3 की पावर 0 दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि किसी की भी पावर 0 जो होती है वो 1 के बराबर होती है। तो कैसे होती है वो यहाँ पे इसके माध्यम से मैंने आपको समझाया है। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई आपको। तो ये आपका सेकंड रूल था, विद एग्जांपल मैंने समझा दिया आपको। नेक्स्ट थर्ड रूल के बारे में बात करते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है, इफ x की पावर a, b और c, ये ऐसे दे रखे हैं। ठीक है, x की पावर a, फिर बाहर ब्रैकेट में b है, और फिर बाहर एक और ब्रैकेट के बाद c है। तो जब इस तरह से ये ब्रैकेट्स में आएंगी पावर, तो उस सिचुएशन में ये आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मैंने लिखा 3 की पावर 2, फिर 3, और फिर मैंने बाहर लिख दिया 4। ठीक है, तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ 4 तिये 12 दूनी 24, यानी कि 3 की पावर बन जाएगी 24। क्लियर है, बात समझ में आई। ये आपस में ब्रैकेट होने से क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना भाई, कि अगर मैं कह दूं कि 2 की पावर 2 और 2 और फिर 2, इस तरह से दे रखा है, तो यहां पे अब ये चीज ऐसे नहीं लिखना कि भाई ये बन गया 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, ब्रैकेट्स है तो ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, लेकिन यहां तो कोई ब्रैकेट लगी ही नहीं। तो इस सिचुएशन में आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि जब भी पावर की पावर आ जाए, यहां पे क्या है, यहां 2 की पावर है 2,
फिर इसकी फर्दर पावर है 2 और इसकी फर्दर पावर है 2। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमेशा पावर की पावर सोल्व होती है। मतलब क्या कि ये ऊपर से नीचे की तरफ सोल्व होगी, यानी कि जो मैंने सर्कल किया है ये आपका पहले सोल्व होगा। तो 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है भाई, बताया था मैंने। 2 की पावर 2 का मतलब 2 की 2 टाइम मल्टीप्लाई, जितनी पावर उतनी बार बेस मल्टीप्लाई करना, ये बात बस याद रखना। तो ये कितना बनेगा 4। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट 4 आ गया, तो ये बन गया 2 की पावर 2 और इसको सोल्व करके बना ये 4। ये वाला मैंने एज इट इज लिखा है, ये सोल्व करके आ गया 4। ठीक है, फर्दर आगे सोल्व कैसे होगा, पावर की पावर सोल्व होगी। 2 की पावर 4, इसका मतलब क्या है, 2 के 8 नहीं लिखना, इसका मतलब है 2 की 4 बार मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये बन गया 2 की पावर 16। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है? तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इसमें और इसमें फर्क है, कहीं पर भी गलती नहीं करना, कभी आप गलती से इन दोनों को इक्वल रख दो। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि 2 की पावर 2, फिर 2 और फिर 2, दिस इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2। ठीक है, क्योंकि ये तो बनेगा क्या, 2 की पावर 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये बनेगा 2 की पावर 16, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये बात मैं आपको समझा रहा था। तो ये रूल जो है नंबर 3 आप समझ गए होंगे। और ये ध्यान रखना, देखो मैं रूल्स यहां लिख रहा हूं, लिखने में ये लिखे हैं एबीसी की फॉर्म में। ये एबीसी की फॉर्म याद रहे ना रहे वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि ये रूल लगा कैसे। एग्जाम्पल जो मैं समझा रहा हूं कि वो लग कैसे रहा है, इसको याद रखना है। इनको रट्टा मारने की कोशिश मत करना, जैसे जैसे यूज करेंगे अपने आप ये समझ में आते रहेंगे। नंबर 4 क्या, कि अगर मैं कह दूं कि एक्स वाई की पावर ए आपको दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ए पावर एक्स के लिए भी है और ये वाई के लिए भी है। ये मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि ये एक्स के लिए भी है और ये वाई के लिए भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि 2 इंटू 3, इसकी पावर दे रखी है 5। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ ये 5 पावर इस 2 के लिए भी है और ये इस 3 के लिए भी है। ठीक है, ये इसके साथ भी और ये इसके साथ। ठीक है, क्लियर है ये बात? और इसी चीज को आप रिवर्स भी ले सकते हैं। रिवर्स कैसे, कि अगर आपको मल्टीप्लाई में ऐसे पावर सेम दे रखी है तो आप इसको फर्दर ऐसे पैक करके लिख सकते हो। यानी कि जैसे मैंने इसको खोल दिया था ना यहाँ पे, तो फर्दर अगर ये सेम है, इनके सिर सेम है, इनकी पावर सेम है, तो आप इसको बाहर रख दो और इनके बेस को फिर से इकट्ठा कर दो, यानी कि ये 2 गुणा 3 या 2 या 6 करके लिखा जा सकता है। ठीक है, बात आई समझ में? जैसे मैं एक एग्जांपल से और समझा देता हूं। मान लो मैंने लिख दिया 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। तो मैंने देखा दोनों की पावर सेम है, तो मैं इनको 3 इंटू 2 इसकी पावर 4 यानी कि 6 की पावर 4 लिख सकता हूं। ठीक है, बट पावर शुड बी सेम, तभी ऐसा होगा। क्लियर है? तो ये नंबर 4 रूल आपका। ठीक है, इसी का उल्टा भी हो सकता है कि अगर मैं ये लिख दूं कि भाई ऐसा दे रखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है और ये ऐसे लिखा जा सकता है। तो मैं फर्दर कोई रूल अलग से नहीं इसके लिए अब लिख रहा हूं। ठीक है, इसी चीज को समझ लेना रिवर्स करके। उसके बाद नंबर 5 रूल क्या कहता है, कि अगर x बाई वाई की पावर a दे रखी हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि ये a पावर इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी, यानी कि ये इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है। क्लियर है? जैसे मैंने लिखा 2/3 की पावर 5, इसका मतलब क्या कि ये 2 की भी पावर 5 है और ये 3 की भी पावर 5 है। ठीक है, ये दोनों के साथ अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये है आपका रूल नंबर 5। क्लियर है? यहां तक एग्जाम्पल के साथ समझ में आ रहा है आपको? ठीक, इसके अलावा नंबर 6, अगर x की पावर माइनस ए दे रखा है, ठीक है, माइनस ए लिखो, माइनस एन लिखो, जो भी दे रखा है, तो इसको हम लिखेंगे 1/x की पावर ए। और ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी जब मैं ये वाला रूल समझा रहा था, कि जैसी पावर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। यानी कि एक एग्जांपल से देखते हैं, मैंने लिखा 3 की पावर -2, तो माइनस वाली पावर तो हमने सोल्व करी नहीं अभी, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू 1/3 की पावर 2। तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसको 1 कर दो। बात आई समझ में? क्लियर है ये बात? ठीक है, इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल और लिख देता हूं मैं यहां पर, कि अगर ये हो 3/2 की पावर -3,
अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, अभी मैंने आपको समझाया, पहले डिटेल से समझा रहा हूं फिर इसको डायरेक्टली लिखूंगा। अभी मैंने आपको समझाया कि अगर पावर नेगेटिव है तो इसको 1 करके लिखेंगे तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कहूं कि इसको प्लस बनाना है, एक बार डिटेल से लिख रहा हूं, हालांकि इतना लिखना नहीं है लेकिन समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं। इसके हिसाब से इसको प्लस बनाने के लिए इसको ऐसे लिखना पड़ेगा भाई। क्यों भाई, मैंने कहा इसको 1 करके लिख तो ये प्लस को हो जाएगा। लेकिन आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि अगर ऐसे लिखा हो तो ये कैसे सोल्व होता है। बोला जी इसमें ये 2 है ना ऊपर चला जाता है, यानी कि ये 2/3 बन जाता है। ऐसी सोल्व होता है ना कि 1 करके ऐसे फ्रैक्शन लिखा हो तो उसको सोल्व करने के लिए ऐसे 2/3 लिख देते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे पावर कितनी थी, 3, तो ये पावर फिर से क्या हो जाएगी ऐसे, है ना। अब ये मत बोलना कि सर जी ये ऐसे उल्टा किया तो ये पावर नहीं उल्टी होगी, नहीं ये उल्टी नहीं होगी, ये ऐसे ही रहेगी। इसको थोड़ी हमने चेंज किया है, हमने तो इसको सोल्व करने के लिए 2/3 लिखा है। तो भाई सारी राम गाथा मैं एक शॉर्ट में लिख देता हूं कि अगर ये ऐसा दे रखा हो, ऐसा, तो उस सिचुएशन में याद रखना ये 3/2 की पावर -3 है तो इसको 3/2 को 2/3 लिख दो, इसको पलटना है, ध्यान रखना, और इस पावर का साइन चेंज करके लिख देना, ये आपका सोल्व हो गया। ये चीजें यूज होंगी सारी, इसलिए ध्यान से समझ लेना। मैंने जस्ट बताया आपको कि ये लिखा है तो इसके अंदर को पलट दो, यानी कि ब्रैकेट के अंदर को पलट दो और इसका साइन माइनस से प्लस करके लिख देना, बस काम खत्म। इतना डिटेल करके दिखाने की जरूरत नहीं। ठीक है, बात आई समझ में, कोई मुश्किल नहीं है, आसान था ये भी। ठीक है, तो अब ये एग्जाम्पल मैं मिटा रहा हूं इसके, नेक्स्ट चलते हैं नंबर 7 पे। अगर x का एथ रूट आ जाए, क्या आ जाए, एथ रूट। ठीक है, अभी समझाऊंगा इसके बारे में बात करेंगे, फिलहाल आप ऐसे समझें जैसे आप बोलते हैं ना स्क्वेयर रूट, क्यूब रूट, है ना, तो इस तरह से ये इसका एथ रूट है। ठीक है, फर्दर ये b आ जाए, फर्दर मान लो ये c आ गया। ठीक है, मान लो इस तरह से आ गया, तो उस सिचुएशन में यहां पे ये x का मल्टीप्लाई करके यहां सारे, ये एथ रूट है, ये bth रूट है, ये cth रूट है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कैसे याद रहेगा, जैसे ये वाला रूल बताया था, यहाँ x की पावर a थी ब्रैकेट में, फिर बाहर b था और फिर बड़ी ब्रैकेट के बाहर c था, ये आपस में मल्टीप्लाई हुए थे ना। इसी तरह से ये रूट्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, तो a b c आपस में इस तरह से बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। ठीक है, फर्दर, फर्दर क्या, कि अगर x का एथ रूट यहां पर दिया हो तो उस सिचुएशन में इसको हम लिखेंगे x की पावर 1/a, यानी कि ये जो एथ रूट है इसको अगर हम पावर में लिखना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में ये 1/a करके लिखा जाएगा। ठीक है, एग्जांपल से दिखाते हैं। मान लो मैंने कह दिया है कि 5 का फोर्थ रूट, दिस इज फोर्थ रूट ऑफ 5। ठीक है, तो इस सिचुएशन में मैं इसको क्या बोलूंगा, 5 की पावर 1/4। ठीक है, अच्छा एक चीज और, मैं ऐसे लिखूं या मैं ऐसे लिखूं, दोनों बातें सेम है भाई। देखो ये मैथ की ना छोटी छोटी चीजें हैं, जिन बच्चों का मैथ्स वीक होता है, मेरा खुद का मैथ्स वीक रहा है, मैं 12th जो है वो 33 मार्क्स के साथ पास आउट हुआ हूँ। अब आपको लग रहा होगा एक आधे को, बोला ये खुद के 33 नंबर थे तो हमें क्या पढ़ाएंगे। भाई वो तो क्लास खत्म होने के बाद ही पता लगेगा कि मैं क्या पढ़ाऊंगा। मैं फिलहाल ये बता रहा हूँ कि ये जो छोटी छोटी बातें, कई बार टीचर ऐसे लिख देते हैं, कई बार ऐसे लिख देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक डाउट को क्रिएट करती हैं कि यार ये कब लिखते हैं और ये कब लिखते हैं। भाई दोनों सेम है। ठीक है, कि मैं यहां बोल रहा हूं कि ये फोर्थ रूट है 5 का, तो इसको जब मैं हटा के लिखूंगा तो ये 1 करके लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ जो लिखा हुआ है ये, इसको वैसे इंडेक्स वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, घातांक भी कह दो या जैसे भी है, इसको जब भी हटाएंगे तो 1 करके लिखा जाएगा। ठीक है, अगर ये ब्रैकेट हटा के ऐसे लिख दूंगा तब भी ये दोनों सेम ही है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, अगली बात, अगली बात ये क्या कह रहा हूं मैं अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं तो उस सिचुएशन में इसको मैं लिखूंगा 3 की पावर 1/2। अब कोई बच्चा बोलेगा, बोला जी यहाँ तो कुछ था ही नहीं, फिर आपने ये 2 कहां से पैदा कर दिया। ध्यान दो, इसका जो नाम है, इसका नाम होता है स्क्वेयर रूट। क्या नाम है इसका, स्क्वेयर रूट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वर्गमूल। क्यों भाई, यही नाम है ना इसका, सभी जानते हैं सिंबल को। तो ये स्क्वेयर, स्क्वेयर का मतलब क्या होता है, 2 पावर। वर्ग का मतलब क्या होता है, 2 पावर होना।
इसका मतलब ये मिस्टर इंडिया है। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पर ये 2 बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, सभी जानते हैं इसको। ठीक है, तो स्क्वायर मीन्स क्या, 2, तो इसलिए 1/2 करके लिखना है। ध्यान रखना इस बात को, कभी भी अगर ऐसा दिया हो तो। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल पूछ रहा हूं, आप मन में सोल्व करना और मुझे बताना कि इसको पावर में क्या लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा कि 7 का क्यूब रूट और इसका 4th रूट और इसका फर्दर रूट, दिस इज इक्वल टू व्हाट। मुझे जल्दी से बताओ कि 7 की पावर अब क्या लिखना होगा। ठीक है, कर लिया सभी ने सोल्व। ठीक, अब आप आंसर मैच कर देना। दिस इज इक्वल टू 7 की पावर 3 चौके 12 दूनी 24, यानी कि 1/24। सो आंसर बिकम 7 रेज टू पावर 1/24। अब कोई बोलेगा बोले ऐसे कैसे? अरे भाई देखो, मैंने रूल बताया था कि अगर ये आपस में ऐसे, इसका एथ रूट फर्दर इसका बीएथ रूट और फर्दर इसका सीएथ रूट हो, तो ये आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगे। ये बात समझाई थी ना। तो इसी सिचुएशन को अगर यहाँ देखूंगा तो 3 चौके 12 और 12 दूनी मिस्टर इंडिया, तो 12 दूनी क्या हुआ, 24 हुआ ना। तो पावर में लिखेंगे तो 1/24 लिखेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। फिर भी अगर किसी को डाउट रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब क्वेश्चंस आएंगे तो ये सारी चीजें फटाफट फटाफट आपके दिमाग में आती चली जाएंगी। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। फटा नंबर 8, नंबर 8 क्या है? इफ x की पावर a इक्वल टू y की पावर a, अगर x की पावर a y की पावर a के बराबर हो, तब इस सिचुएशन में x इक्वल टू y होगा। तब x इक्वल टू क्या होगा, y होगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर दोनों के सिर सेम है और बीच में इक्वल आ रहा है, तो यहां से ये बेस आपस में इक्वल रख देना। बट सिर सेम होने चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल कहता है कि लेट x की पावर 3 इज इक्वल टू 27। लेट दिस इज एग्जाम्पल। तो मैं कहूंगा कि यहां से x कितना है भाई बता दो। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे कि यहाँ x की पावर 3 है, तो इसको 27 को मैंने लिखा 3 की पावर 3। वो कैसे हुआ? अरे भाई 27 को अगर मैं तोड़ के देखूंगा तो 3 नी में 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 27 को तोड़ा तो कितनी बार 3 निकल के आया? 3 बार निकल के आया, तो इसी को लिखा 3 की पावर 3। ठीक है भाई, ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है उतना इसकी पावर बना के लिख दो। किसी को अगर यहाँ 3 3 से दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे इसको 8 ले लो, मतलब डाउट नहीं रहना चाहिए किसी को। ठीक है, अब यहां से ये क्या बनेगा, 8 जो होता है वो 2 की पावर 3 होता है। ठीक है, 8 इज 2 की पावर 3। आप इसी तरह से 8 को काट के देखेंगे, ये याद हो जाएंगे, धीरे धीरे करेंगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज 2 की पावर 3। तो यहां से मैंने देखा 3 जो है 3 के बराबर हो गया, तो मैं कह सकता हूं कि x जो है वो किसके बराबर हुआ, 2 के बराबर हुआ। क्लियर है, ये बात समझ में आई? क्लियर यहां तक? तो x जो है 2 के बराबर, ये वाला रूल कह रहा था कि अगर सिर सेम है पावर सेम है तो आप बेस को इक्वल रख के इक्वेट कर सकते हैं। और इसी में एक ये होता है, इसी को नंबर 9 लिख लो या 8 का सेकंड पार्ट बना लो। रूल ये होता है कि इफ x की पावर a इज इक्वल टू x की पावर b, देन अगर x की पावर a x की पावर b के बराबर है, तो आप देखो यहाँ पे अगर बेस इक्वल है तो मैं कहूंगा a इक्वल टू b। ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो है आप पावर्स को इक्वल रख के इक्वेट कर सकते। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये आपका 9 नंबर है। इसका एग्जाम्पल अगर आप कहेंगे तो एक एग्जाम्पल दे देते हैं। लेट दिस इज 3 की पावर x और इधर मैंने लिख दिया 81 और मैंने बोला कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मैंने बोला x की वैल्यू क्या होगी, तो हमने कहा कि 3 की पावर x इक्वल टू 81 जो होता है दिस इज 3 की पावर 4। आप इसी तरह से ब्रेक करके देखना, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी कि 81 जो है उसमें 3 जो है 4 बार मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या देखा कि यहां मेरा जो बेस है वो इक्वल हो गया। तो बेस इक्वल हो गया तो मैं कह सकता हूं कि x जो है वो किसके बराबर हुआ, 4 के बराबर। ठीक है, यानी कि x को मैं अगर 4 रखूंगा तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका रूल नंबर 9। ठीक, एक रूल और समझा देता हूं, नहीं तो तुम्हें लगेगा कि सर इतने सारे रूल, आखिरी है भाई। ठीक है, इतने ज्यादा भी नहीं है, थोड़े से ही थे।
एग्जाम्पल के साथ समझाए, थोड़ा सा इसलिए टाइम लग गया होगा। नंबर 10, नंबर 10 क्या, इफ x की पावर a इक्वल टू y की पावर b, इफ x की पावर a इक्वल टू y की पावर b, देन x इक्वल टू क्या और y इक्वल टू क्या। अगर x की पावर a y की पावर b के बराबर है तो x क्या होगा और y क्या होगा। तो इस सिचुएशन में x और y आप कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक बार डिटेल से लिख के दिखाता हूं कि x की पावर a इज इक्वल टू y की पावर b, ये हमें दे रखा है। तो मुझे वैल्यू निकालनी है x की, तो x कैसे निकलेगा, ये वाला x कैसे निकलेगा जब इस x के सिर पे कुछ भी ना हो। तो इस x के सर पे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसका सर कलम कर दूंगा, इसको उड़ाना पड़ेगा। लेकिन उड़ेगा कैसे, इसको a से डिवाइड कर दो, a से डिवाइड करूंगा तो a से a कट जाएगा। लेकिन ध्यान दो भाई, इधर हिसाब किया है तो इधर भी हिसाब करना पड़ेगा, हिसाब तभी बराबर होगा कि अगर इधर a से डिवाइड कर रहा हूं तो इधर भी a से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां से a से a कट गया, ये बन गया x इक्वल टू y की पावर b बाई a, और ये आ गया आपका रिजल्ट। तो ये तो मैंने समझा है डिटेल से, जिसे अब आप डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आसान था। क्या कि अगर मुझे ये दे रखा है और मुझे x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इसकी पावर मुझे आना ही चाहिए, तो इस पावर को मैं इक्वल के उस साइड फेंक दूंगा। तो उधर फेंकूंगा तो ये क्या होगी, ये गिर जाएगी। जब किसी को फेंकेंगे तो क्या होगा, गिरेगा वो, तो गिरेगा तो कहाँ आ जाएगा, इसके अपोन में आ जाएगा, यानी कि b अपोन में a आ जाएगा। तो आप मुझे फटाक से बताओ कि अगर ये दे रखा है तो y की वैल्यू क्या बनेगी। तो y निकालना है तो इसके b को इधर फेंकूंगा तो गिर जाएगा, कहाँ गिरेगा, इसके पैरों में, यानी कि a बाई बी आ जाएगा। ठीक है, तो इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने वैसा लिख के दिखाया। तो ये थे आपके लॉज ऑफ इंडिसेस, घातांक के लॉज ऑफ इंडिसेस भी बोल देते हैं इसको। भाई कोई बोला जी ऊपर तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लिखा था, लॉज ऑफ इंडिसेस कहाँ से आगे। घातांक के नियम, एक्सपोनेंट, इंडेक्स, इंडिसेस, ये सारी चीजें सेम है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चंस लगाता हूं मैं अब आपके लिए, जो सिखाया है वो इस्तेमाल करेंगे। अब आप कॉपी पेन लेके बैठें, जिसको क्वेश्चन आते हैं वो साथ के साथ करता रहे और फिर आंसर को मैच करे, देखना किसके कितने ठीक हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लगा देता हूं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, करके देख लो भाई, मैं तब तक इसको अच्छे से साफ कर दूं थोड़ा सा। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट। द वैल्यू ऑफ 61 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर और इसकी पावर है 3/2, ये किसके बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक आइडेंटिटी लग रही है। क्या आइडेंटिटी है, ये सभी जानते भी है, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बारे में सबको पता है, जिसको नहीं भी पता कोई नहीं, अब पता लग जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर। ठीक है, इसको आप इसके बराबर लिख सकते हैं। तो कहीं ऐसी शक्ल दिखाई दे रही है आपको क्वेश्चन में, बिल्कुल दिखाई दे रही होगी। यहाँ देखो 61 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये हम लिखेंगे 61 प्लस 11 और 61 माइनस 11। क्या ये बात समझ में आई। अभी ये 3/2 पावर को छेड़ते ही नहीं, इसको बाहर ही रखो। ठीक है, इस 3/2 को अभी मत देखो, ये दिख ही नहीं रही किसी को। अभी मैंने क्या किया, 61 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार मैंने दोनों को प्लस कर दिया, एक बार दोनों को मैंने माइनस कर दिया, तो क्या आएगा मुझे बताओ। इसमें से ये जब प्लस करेंगे, सॉरी, 72 बनेगा, इनटू में ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई होता है भाई, इसमें से माइनस करेंगे कितना बनेगा, 50 बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इतना करने के बाद यहां पे देखो बाहर में क्या लिखा हुआ है, बाहर में पावर लिखी है 3/2। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई, ये अब मैंने लिख दी है। ठीक है, पहले मैंने इसको अंदर वाले को सोल्व कर दिया। अब ये नहीं करना कि इसको हम मल्टीप्लाई करने लग जाए, मल्टीप्लाई करोगे तो फिर इसी चीज में आप अटके रहोगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पे ध्यान देना, हालांकि तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे चीजें अपने आप दिमाग में स्ट्राइक करेंगी। यहां पे ध्यान दो, यहाँ 3/2 लिखा है, बेस में कितना लिखा हुआ है 2, यहाँ 2 लिखा है, तो यहाँ अंदर में ये जो अंदर मल्टीप्लाई है, ऐसे फैक्टर बनाएं जिसकी पावर में 2 आ जाए।
अब बोला जी ऐसे कैसे बनाएंगे, देखो ऐसे बनाएंगे। इसको मैंने बोला 36 दूनी 72, इसको मैंने बोला 25 दूनी 50। 36 दूनी 72, 25 दूनी 50। अब मैं इसको क्या लिख रहा हूं, 36 इंटू 25 इंटू 2 दूनी 4। देखो 36 ये रहा, 25 ये रहा, और ये 2 दूनी मैंने लिख दिया 4। अब बोला ऐसे क्यों लिखा, मैंने ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि ये जो 36 है दिस इज 6 की पावर 2, ये जो 25 है दिस इज 5 की पावर 2, और ये जो 4 है दिस इज 2 की पावर 2। क्या ये बात समझ में आई आपको? मल्टीप्लाई नहीं करनी, मैं फिर बोल रहा हूं, मल्टीप्लाई करोगे तो इट टेक्स टाइम, फिर आपको और ज्यादा दिक्कत आएगी। आप क्या करो, इसको तोड़ दो छोटे छोटे टुकड़ों में। अब एक बच्चा कह रहा है, बोला जी हमें थोड़ी पता है कि 72 को 36 दूनी 72 ही लिखना है, हमारे तो मन में ये आया कि 9 8 72 होता है। भाई आ सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, किसी बच्चे के मन में आ सकता है, बोले जी 9 8 72 आया था हमारे दिमाग में, तो कोई बात नहीं भाई, जिसके दिमाग में ये आया था। 50 का बोला जी हमारे दिमाग में 25 दूनी 50 भी नहीं आया, हमारे दिमाग में तो 5 गुना 10 आया। ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैटर करता ही नहीं है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहां से मैं फर्दर अगर ब्रेक करूंगा तो ये तो मुझे मिल गया 3 की पावर 2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई किसी को। अगर किसी बच्चे ने ऐसे तोड़ दिया तो मैंने क्या कहा, मैंने बोला कि यहाँ बेस में 2 दिखाई दे रहा है, तो अंदर वाले के ऐसे टुकड़े करो जिसकी पावर में 2 चला जाए, जैसे कि यहाँ पे 9 को 3 की पावर 2 लिख दिया। अब इस 8 को तो मैं नहीं लिख सकता ऐसे, तो उसके लिए मैं क्या कहूंगा, दिस 8 इज फर्दर 4 into 2, क्यों भाई लिख सकता हूं ना। तो मुझे यहां से मिला ये 4 नंबर, जिसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 2। देखो 9 को 3 की पावर 2 लिखा, इस 4 को 2 की पावर 2 लिखा मल्टीप्लाई करके, क्योंकि सारा गुणा में ही है ना। इतना मिल गया। चलो अब इस 10 को भी मैं 5 दूनी 10 लिखूं, क्योंकि 10 के तो ऐसा स्क्वायर वाला कोई नंबर बन ही नहीं रहा, तो 10 को बोला 5 दूनी 10, और जैसे ही मैंने 5 दूनी 10 कहा, एक 5 ये एक 5 ये मल्टीप्लाई में, तो मैंने लिखा 5 की पावर 2। क्यों भाई, आ रही है बात समझ में, 5 की पावर 2 बना ना। अब फर्दर, फर्दर ये क्या बन गया, एक दो तो ये बच गया, एक दो ये बच गया, तो दो दो बार बच गया, तो 2 की पावर 2। ये सर्कल में क्यों कर देता हूं, सर्कल इसलिए करता हूं ताकि मुझे पता लग जाए कि ये मैंने यूज कर ली है, बचे नहीं कुछ। ठीक है, तो आप अगर वैसे ना आए इस तरीके से, तो आप इस तरीके से भी आ सकते हैं, पहुंचोगे वही रास्ता, वहीं जाके रुकेगा। ठीक है, क्लियर है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब बढ़ते हैं हम आगे। याद करो मैंने एक रूल सिखाया था कि अगर सबके सिर सेम है तो सबके सिर बाहर निकाल दो, यानी कि 6 गुना 5 गुना 2, इन सबके सिर निकाल दिए मैंने बाहर। अब इसको मत देखो, तो मैंने क्या बोला, इनके सबके सिर सेम थे तो बाहर निकाल दिए, बताया था ना। एक रूल लिखा था, एक्स वाई की पावर ए, तो मैंने कहा था ये एक्स की भी है और ये वाई की भी है, बताया था ना। तो वही चीज मैंने यहाँ पे कर दी, क्लियर है। अब ये 3/2 है, ये फर्स्ट से हमने यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई में आएगा ना बाहर, तो अब देखो ये इससे ना कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब ये क्या बन गया, 6 पंजे 30 दूनी 60, 60 की पावर 3। ठीक है भाई, ये क्या बन गया, 6 पंजे 30 दूनी 60, और 60 की पावर ये बन गया 3, और 60 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 60 की पावर 3 का मतलब होता है 60 × 60 × 60, यानी कि 60 बार 3 बार गुना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा, 216,000। ठीक है, आंसर कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते कि ये जो रूल मैंने आपको समझाए हैं ये रूल आपने नहीं छोड़ने हैं, रूल्स को फॉलो करते रहें, ध्यान से करेंगे तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो क्लास को दोबारा से देखें, चीजों को समझें, कैसे बताया है उसको फॉलो करें, तो आप क्वेश्चंस के आंसर को इजीली कर पाएंगे। क्लियर है, कोई बच्चा इस तरीके से कर रहा था तब भी यही आंसर आएगा, देख लो। देखो दो 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 सबकी है, बाहर निकाल दो, तो 3 दूनी 6 पंजे 30 दूनी 60 बना वही 60। ठीक है, ये दो 60, ये दो बाहर निकाल दिया, और ये 3/2 पहले से ही था, कट गया। 60 × 60 × 60, 60 की पावर 3 का मतलब यही बन गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 4 की पावर 2, उसकी पावर 2, फर्दर 1 पावर, फर्दर 5 पावर, फर्दर 6 पावर। नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं लिख रहा हूँ। इसकी पावर 2, फिर 2, फिर इसकी पावर 1, और फर्दर इसकी पावर है 5, इसकी पावर है 6। ये है भाई, किसी को अगर नहीं दिख रहा क्वेश्चन, 2 2 1 5 6, 2 2 1 5 6, इसको कैसे सोल्व करेंगे, है ना। खतरनाक सा क्वेश्चन बोला जी, ये कैसे सोल्व होगा।
बोला जी अभी आपने सिखाया था कि ऊपर से सोल्व कर देना 5 की पावर 6। बोला जी 5 की पावर 6 का मतलब है 5 की 6 बार गुना। बोला जी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। फिर जो भी आएगा गुणा करके वो 1 की पावर में लिखा जाएगा। क्यों भाई? इसको सोल्व करने के बाद 5 की 6 पावर यानी कि 5 को 6 बार मल्टीप्लाई करने के बाद 1 की पावर लिखेंगे। और 1 की जो मर्जी पावर आ जाए, मान लो इसको सोल्व करके 200 आ गया, 1 की पावर 200 आ गया, तो इसका मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 200 बार करेंगे, तो एक अगर 200 बार मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट तो एक ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि एक की जितनी मर्जी पावर रहे रिजल्ट तो एक ही रहेगा। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये ऐसा बन गया। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले मैंने सोल्व किया 5 की पावर 6। अब मैं इसको सोल्व नहीं करूंगा क्योंकि इस पे टाइम नहीं लगाऊंगा। जो भी आएगा वो 1 की पावर जब बनेगा तो 1 की पावर जो मर्जी आ जाए सोल्व करके रहेगा तो 1 का 1 ही। इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई, लिखना भी नहीं पड़ा। ये लिखने का नहीं था क्वेश्चन, एज एज इट इज हो जाएगा, लेकिन समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ रहा है। अब मुझे बताओ फर्दर, ये सोल्व हो गया तो ये क्या बन गया 2 की पावर 1। 2 की पावर का 1 का मतलब 2 की 1 बार मल्टीप्लाई, तो 2 एकम 2 ही बनेगा, कोई दिक्कत? 2 की पावर 1 का मतलब 2 1 बार, और ये नीचे वाला तो एज इट इज था। फर्दर क्या सोल्व होगा, ये सोल्व होगा। 2 की पावर 2 यानी कि 2 की 2 बार गुना, 2 दूनी 4, तो 4 की पावर 4 बन गया। अब देखो 4 की पावर 4 आंसर आ गया, लेकिन कहीं पर 4 की पावर तो लिखी नहीं है। 4 की पावर यहां भी लिखी है, 4 की यहां भी लिखी है, लेकिन आंसर में 4 4 और 2 की पावर में लिखा हुआ है, लेकिन 4 की पावर वाला तो मैच करा नहीं, ना तो ये मैच करा ना ये मैच करा। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, इस 4 को 2 की पावर 2 लिख दूं, क्या कोई दिक्कत है? नीचे वाले 4 को, और ये वाला 4 मैंने रखा एज इट इज। अब बोला जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आंसर दिख जाए, आंसर मैच कर जाए, ऑप्शन डी। क्लियर है? बात समझ में है कि ऐसा क्यों किया, इसको क्यों दोबारा से चेंज करना पड़ा? ताकि आंसर मैच करे, क्योंकि जो आंसर करना है वो इनसे मैच करना चाहिए। ये वाला तो मैच कर ही नहीं रहा था तो हमने चेंज कर दिया। ठीक है, तो जो बेस था उसको हमने लिखा 2 की पावर 2, और 4 ब्रैकेट आ गई तो मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, याद रखना ब्रैकेट आएगी तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? इफ ए की पावर बी इक्वल टू 64 एंड बी नॉट इक्वल टू 1, यानी कि बी जो है वो ए के बराबर नहीं लेना, देन द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए बाई बी एंड बी बाई ए इज। ये कह रहा है कि ए की पावर बी जो है दिस इज इक्वल टू 64, लेकिन बी 1 नहीं लेना भाई, ये कंडीशन लगा दी कि बी 1 नहीं लेना। तो कह रहा है कि ए बाई बी और फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल, इसका सम बताना है किसके साथ? बी बाई ए के साथ। और ये जो सम आना चाहिए ये बड़ा आना चाहिए, ग्रेटेस्ट आना चाहिए, ये कंडीशन लगा दी यहां पे इन्होंने, बोला कि जो सम आना चाहिए बड़ा आना चाहिए। तो अब ये कैसे आ सकता है? अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग लगाओ, ज्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा लगाना है। क्या लगाना है? मुझे एक बात बताओ, जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये बड़ा कैसे आ सकता है? देखो मुझे बड़ा बनाना है तो ये भी बड़ा आना चाहिए, ये भी बड़ा आना चाहिए, तभी ये मिलके और बड़ा बन जाएंगे। ठीक है, तो ये बड़े से बड़ा कैसे आ सकता है? जब मेरा ए बड़े से बड़ा आ जाए और ये छोटे से छोटा आ जाए। क्या बात समझ में आई? देखो कैसे, सुनो मेरी बात। यहां लिखा 10 और बी को मैंने माना 2, यहां लिखा मैंने 20 और बी को मैंने माना 2। इसको सोल्व किया आंसर आया 5, इसको सोल्व किया आंसर आया 10। तो आप मुझे बताइए, जितना ये बड़ा था ये छोटा रहेगा। अगर मैं इसको बड़ा कर दूंगा, मान लो मैंने इसको बड़ा कर दिया, मान लो 5 कर दिया मैंने, जैसे मैंने इसको काटा तो आंसर कितना है? 4। ये तो छोटा हो गया ना। यानी कि अगर मुझे इसको बड़ा बनाना है, ए बाई बी को बड़ा बनाना है, तो ऊपर वाला नंबर बड़ा रखो और नीचे वाला छोटे से छोटा रखो। ठीक है, नीचे वाला जितना छोटे से छोटा रखूंगा उतना ही आंसर जो है वो मेरा बड़ा बनेगा। जैसे अगर मान लो मैं इसी को देख लेता, मान लो ये 10 था और नीचे 5 ले लिया, ध्यान दो ऊपर वाला तो मैंने सेम रखा, अगर मैं इससे सोल्व करूंगा तो ये छोटा बन गया। तो मुझे कैसे बड़ा मिल सकता है? इस सिचुएशन में ए को बड़ा लेना है और बी को छोटा लेंगे, तभी ये रिजल्ट जो है आपको बड़ा देगा। ठीक है, सिमिलरली इस सिचुएशन में ये बड़ा कब बन सकता है? जब मैं इसको बड़ा लूं बी को और इसको लूं मैं छोटा। तो ये तो थी प्रैक्टिकल सी बात कि ये हमारा बड़ा कैसे बनेगा। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लेके चलते हैं। अब कैसे लेंगे?
तो मुझे बताओ यहाँ a की पावर b 64 दे रखा है, तो a की पावर b 64 दे रखा है, तो 64 को आप ब्रेक करें 64 को। मैं पूरा सोल्व करके दिखा रहा हूँ, हालांकि मैं डायरेक्ट लिख देता, लेकिन मैं सोल्व कर दे रहा हूँ। देखो 2 से काटा 32 पे कटा, 2 से काटा 16 पे कटा, 2 से काटा 8 पे कटा, 2 से 4 पे कटा, 2 से 2 पे कटा और 2 से 1 पे कटा। यानी कि 64 को ब्रेक किया तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 निकल के आया। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि a की पावर b बराबर 2 की पावर 6। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? ये बात आई समझ में? तो यहां से मुझे एक बात समझाओ, अब तुम दिमाग से सोचो क्या, कि मुझे a बड़ा चाहिए और b छोटा चाहिए। इसके हिसाब से तो a छोटा आ गया और b बड़ा आ गया। समझ में आ रही है बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मुझे इसको बड़ा बनाना है तो मेरा a बड़ा होना चाहिए, b छोटा होना चाहिए। लेकिन यहां से तो a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू जो जिसके सामने है वो उसकी वैल्यू है। a के सामने 2 और b के सामने 6, तो a 2 आया b 6 आया, यानी कि b बड़ा आ रहा है और a छोटा आ रहा है। तो ये तो भाई बनेगा नहीं, अच्छा नहीं लगा, इससे इसको बात नहीं करेंगे। तो मैंने देखा कि 64 को मैं और कैसे ब्रेक कर सकता हूं। मैंने 2 से ब्रेक किया था, अब क्या ये 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा, ध्यान दो नहीं कट रहा। तो 4 से काट दूं, 4 से 16 पे कटेगा, फिर 4 से काट दूं, फिर 4 से काट दूं। ध्यान रखना ये सारे सेम आने चाहिए यहाँ पे। जैसे इसमें 2 2 2 2 2 आ रहे थे ना, ऐसे इसमें 4 4 4 आ रहे हैं। यानी कि इस 64 को मैं 4 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ, 4 चौके 16 चौके 64 ऐसे भी लिख सकता हूँ। और इस सिचुएशन में ये बन गया इसके बराबर। क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? आसान सी बात तो लिख रहा हूँ, कोई रट्टा थोड़ी मरवा रहा हूँ। अब मुझे बताओ ए कितना दिखा? 4। बी कितना दिखा? 3। तो अब मेरा ए बड़ा हो गया, बी छोटा हो गया। लेकिन लेकिन क्या क्या कुछ और भी बन सकता है? क्या और भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अब ये 8 से भी कटता है, 8 अटे 64, 8 एकम 8। यानी कि मैं इसको 8 की पावर 2 भी लिख सकता हूं। ये तो और भी खूबसूरत हो गया, क्योंकि मुझे तो ये बड़े से बड़ा चाहिए और ये छोटे से छोटा चाहिए। यानी कि ए मैं ले लूं 8 और बी ले लूं मैं 2। इस सिचुएशन में ए को ले लिया 8 और बी को ले लिया 2। ये मेरे को मिल गया बड़े से बड़ा और ये मेरे को मिल गया छोटे से छोटा। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहां से मेरा रिजल्ट जो आएगा वो बड़ा आएगा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। इसको अगर आप रख के करोगे तो फिर ये फ्रैक्शन में आएगा, है ना? तो ये आपको मिला यहां से। अब ये सिचुएशन समझ में आ गई, तो इस वाले की बात कर लेते हैं हम। अब लगेगा सर जी ऐसे तो बहुत ज्यादा टाइम खा जाएगा क्वेश्चन। अरे मैं समझा रहा हूँ। दूसरी बात क्या है, अब दोबारा नहीं सोल्व करना पड़ेगा। कैसे? मुझे बताओ, बी चाहिए मुझे बड़ा, तो बी है इसमें बड़ा और ए है इसमें छोटा, ये चाहिए ना मेरे को। तो बी बड़ा इसमें है और तो किसी में है ही नहीं इतना बड़ा। तो बी बड़ा, ये पहले वाली सिचुएशन लगेगी यहाँ पे। तो बी है 6 और ए है कितना? 2। और इसको सोल्व किया तो कितना आया? 3। और 4 जमा 3 कितना आया? 7। और यही आपका आंसर, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो आंसर कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है? तो ये दिमाग में थोड़ा सा प्रैक्टिकल सी चीजें हैं, रट्टे वाली चीजें नहीं है। थोड़ा सा समझो, चीजों को रट्टा नहीं मारो। हर जगह ये नहीं है कि रूल्स ही लगाने हैं हर जगह तभी काम बनेगा, नहीं। यहाँ कौन सा बताओ, क्या यहाँ ये वाला तो चलो लग रहा है, लेकिन सेंस भी लग रही है। ठीक है, तो सेंस समझनी जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं भाई। और किसी के मन में आए, बोला जी अगर ये तीनों सेम ना बने, ये जो टुकड़े हम बना रहे थे सारों में दो 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 ना आए, तीन तीन आ जाए। अरे भाई, एग्जामिनर क्वेश्चन को सोच समझ के सेट करेगा। पता लगा सोल्व भी नहीं हो रहा, ऐसा थोड़ी सेट करेगा। ठीक है, सोल्व भी होना चाहिए, इस तरीके से सेट किया जाता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 65.61 की पावर 1/8 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? 65 की, ओ सॉरी 0.61, 65.61 है ना, इसकी पावर 1/8। अब मैं इसको देखूं तो यार ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इसको क्या करें? ये समझ में ही नहीं आ रही कहानी क्या है। तो दिमाग क्या कहेगा, बोला यार ये वाला काम तो कर ही लेते हैं, इसका पॉइंट तो हटा ही लेते हैं। ठीक है, इतना तो काम कर ही लेते हैं। बोला इसमें तो क्या दिक्कत है, बोला पॉइंट तो हटाना हमें आता ही है। पॉइंट के बाद जितने डिजिट उतने नीचे जीरो लगती हैं, तो ये 100 बन गया। ठीक, इतना काम हो गया। अब ये बात भी समझाई थी कि भाई ये वाली जो पावर है 1/8 इसके साथ भी है और ये वाली जो पावर है ये इसके साथ भी है, ये भी समझाया था, है ना? कि भाई ये इसकी भी है और ये इसकी भी है, दोनों को चलो अलग भी कर दिया। अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, यहाँ पे ये ऊपर 3 3 3 सभी आंसर्स में ऊपर 3 3 है। इसका मतलब ये 3 की कोई ना कोई पावर बनेगी।
ठीक है, क्या बोला मैंने, ये 3 की कोई ना कोई पावर बनेगी। अब कैसे बनेगी तुम करके देख लो, किसी को नहीं पता लगे, हालांकि मैं तो डायरेक्ट लिख दूं, लेकिन मैं फिर भी एक बार करके दिखा रहा हूं। देखो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 सत्ते 21, फिर 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 में 27, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर 3 से, सॉरी 3 से 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 से 27 पे कटेगा, 3 से 9 पे कटेगा, 3 से 3 पे कटेगा और 3 से 1 पे कटेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसको सोल्व करूंगा तो ये निकल के आएगा 3 की पावर 8। और याद करो मैंने एक बात समझाई थी, क्या, कि जितना यहां लिखा होता है उतना इस अंदर वाले नंबर की पावर बन रहा होता है, ऐसा होता है। और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा, इसका मतलब ऊपर तो बचेगा 3, इतना तो है श्योर। और ऊपर 3 किस किस में लिखा हुआ है, एक इसमें लिखा हुआ है और एक इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान दो। अब ऊपर 3 इन दोनों में से आंसर बनेगा ए और डी में से, इनका तो खेल ही खत्म हो गया। जाहिर सी बात है नीचे √10 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि √10 कैसे बनेगा भाई, यहां तो 100 की पावर 1/8 है, लेकिन आंसर में 10 लिखा हुआ है, तो इसको मैं 10 की पावर 2 लिख दूं। 100 क्या है, 100 इज 10 इंटू 10, 10 10 100, इसको ये लिख दिया। और ये 1/8 तो पहले से ही है, और ये जब इसको सोल्व करेंगे तो 2 के 8 कटेगा, यानी कि 10 की पावर 1/4 बन गया। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब ये मत बोलना ऐसे नहीं लिख के दिखाया सर जी आपने, अरे ऐसे क्या करोगे लिख के, सॉरी 8 था ना यहाँ पे, ऐसे ऐसे क्या करोगे लिख के, जरूरी मल्टीप्लाई लगा के दिखाना, अरे ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होते इतना समझते हो आप। और ये मैंने समझाया था क्या, कि ये कहां से आया था, ये यहां से आया था, कि इसी को तो खोल के ऐसे लिखा था, रूल समझाए थे मैंने, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज बता रहा हूँ, रूल समझाए थे भाई। ठीक है, बताई थी ये सारी बातें, तो इस तरीके से आप इसको पलट के फिर से लिखते। ठीक है, तो आंसर कौन सा बना, ऑप्शन नंबर ए बना। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, रट्टा नहीं, आसान है। कुछ नहीं समझ में आओ तो सिंपल हथियार चलाने शुरू कर दो, पॉइंट पॉइंट हटाने शुरू कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखो एक बार फटाफट से क्या कह रहे हैं। इफ 27 की पावर 2/3 माइनस 81 की पावर 1/2 और होल ब्रैकेट दे रखा है x इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ x, इनमें से x की वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती। करो जल्दी, मैं पेट्रोल पी लूं अपना। कर दिया, चलो देखो कैसे कह रहे हैं। 27 की पावर 2/3 है, ऐसे लिखा है। मैंने क्या समझाया, मैंने कहा जितना यहाँ उतना किसी की पावर बनेगी। तो 27 का होता है 3 तिया 9 तिया 27, जैसे जैसे धीरे धीरे सोल्व करोगे ना, ये अपने आप याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत भाई किसी को। 27 होता है 3 की पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, माइनस में आगे क्या लिखा हुआ है, 1/2, 1/2 लिखा है किसकी पावर, 81 की पावर। अब 81 की पावर 1/2, नीचे 2 है तो ये किसकी पावर 2 बनेगा, तो आपको बता दें 9 की पावर 2 81 होता है, 9 में 81। अब ये मत बोलना जी हमें तो पता ही नहीं लगेगा, अरे इसमें पता करने वाली कोई सी बात है, किसी को नहीं पता लगे तो कोई बात नहीं, 81 जो है सोल्व कर रहा हूं तुम्हारे लिए, जरूरत थी नहीं। 3 की पावर 4 भी होता है, कोई बच्चे को ये ना याद आए तो ऐसे भी कर सकता है, डरना मत, ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, तो यहां से 3 से 3 कटा, 3 की पावर 2 बच गया, 3 की पावर यानी कि 3 तिया 9, 3 की 2 बार मल्टीप्लाई करनी, कभी 3 दूनी 6 लिखो, गलत नहीं करना। यहां अगर मैं इसको 4 लिखता हूं तो 2 दूनी 4, 3 की पावर 2, 3 तिया 9। बात आ रही है समझ में, ऐसा मत सोचना कि हमने ये लिख दिया तो गलत हो जाएगा, कोई गलती नहीं होगी। जो बच्चा यहाँ पे 81 लिख के कर रहा था, 81 9 की पावर 2 लिख रहा था, और बाहर में कितना था पावर में 1/2, तो उसका तो ये ऐसे ही कट गया, 9 की पावर 1 होता है 9। ठीक है, क्लियर है। और इसकी पावर दे रखी थी बाहर में x, और ये आना चाहिए 0 के बराबर। तो मुझे बताओ 9 में से 9 गया 0, 0 की पावर x इक्वल टू 0, तो तुम मुझे बताओ इनमें से ऐसा क्या रखूं x की, ये जो है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ x, कह रहा है कि x की वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती। आपको मुझे बताओ, यहां 1 रखूंगा तो 0 की पावर 1 0 ही होगा, अरे 0 की जितनी मर्जी पावर ले लो 0 ही तो रहेगा।
जीरो की पावर 1/2 जीरो, जीरो की पावर 2 मतलब जीरो की दो बार गुना, जीरो इंटू जीरो जीरो ही रहेगा। तो इसका मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो सारी ये तो हो सकती है, लेकिन माइनस वाली नहीं होगी। क्यों? जो मैंने एक्स को -1 लिख दिया, तो भाई मैंने कहा था ये इस तरह से करना पड़ेगा। क्यों? ये माइनस पावर को पलटने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/, करना पड़ेगा ना। याद करो, रूल समझाया था और मैंने कहा था रूल ध्यान से समझ लेना, नहीं समझोगे तो फिर दिक्कतें आएंगी। ये सारी बात मैंने समझाई थी। तो 1/, में जीरो की पावर 1, जीरो की पावर 1 यानी कि जीरो, और 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। इसका मतलब फिर तो ये सेटिस्फाई होगा ही नहीं। इसका मतलब ये जो है ये वैल्यू नहीं हो सकती एक्स की। ठीक है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन। इफ 7 की पावर 5x-8 इंटू 5 की पावर x+2 इक्वल टू 30625, तो x किसके बराबर होगा? 7 की पावर 5x-8, 5x-8 और इंटू में 5 की पावर x+2, और ये किसके बराबर है भाई? 30,625। अब देखो भाई ध्यान देना, यहाँ पर बेस दोनों अलग अलग हैं, यहाँ 7 है यहाँ 5 है, मल्टीप्लाई है, तो ये ऐड नहीं होंगे। कभी इनको ऐड करके रखो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, इसको तोड़ना होता है। इसको तोड़ेंगे ना तो ये 7 की पावर और 5 की पावर में टूटेगा, यानी कि ये 5 और 7 से ही कटेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, 30,625 तो 5 से काट लेते हैं पहले। 5 6 के 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 5 एकम 5 बचा 10, 5 दूनी 10 बचा 12, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 चौके 20, 5 में 45। अब 7 7 49, 7 एकम 7। क्या बात समझ में आई? ठीक है, यानी कि मैंने इसको लिखा 5 की पावर 4, 1 2 3 4, और इसको लिखा 7 की पावर 2। 7 कितनी बार है? 2 बार, मल्टीप्लाई करके लिखा 5 की पावर 4। और ये किसके बराबर है भाई? ये तो इसके बराबर हो गया। अच्छा, पेपर में मत लिखना भाई इतना इतना, मैं तो इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि तुम्हारे कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो पढ़ाई के साथ साथ नोट्स भी बना रहे होते हैं, तो वो नोट्स भी ठीक ठाक बन जाए। ठीक, अब इसको कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे? ये वाला जो कंपेयर होगा इसके साथ। अब तुम इसको ऐसे देख लो, ये ऐसे देखो। ऐसा कोई रूल सिखाया मैंने आज कि भाई अगर ये 7 है, उधर भी 7 है, तो इसकी पावर को उसके बराबर रख दो। देखो दोनों का बेस 7 7 है, तो इसकी पावर यानी कि 5x-8 जो है वो 2 के बराबर हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, मैं फिर से दिखा रहा हूं। अगर ये सेम है तो बेस सेम है तो पावर को इक्वल रख दो। यहां से -8 उधर जाएगा, 10 बनेगा। 5x 10 के बराबर, और इससे ये काटा तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, कोई बच्चा कहे नहीं जी 7 को ही क्यों रखा, इसको क्यों नहीं रखा? तो कोई बात नहीं भाई, वो उसको ऐसे देख ले, नाराज ना हो कि 5 की पावर x+2 यानी कि x+2 सीधा ही लिख रहा हूं, x+2 इक्वल टू 4। ठीक है, x+2 किसके बराबर आ गया? 4 के बराबर। x किसके बराबर आ गया? ये 2 उधर जाके माइनस हो गया तो 2 के बराबर। तो 2 ही आ रहा है भाई x की वैल्यू, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से करना था आपने। ठीक है, मुश्किल तो नहीं था ना, आसान था। ठीक है, तो ये करना था भाई। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं, अगला क्वेश्चन करो। ठीक है, करो इसको। आ गया सभी का आंसर? इफ p इक्वल टू a की पावर 1, b की पावर 2, c की पावर 3 अप टू y की पावर 25, z की पावर 26, इसी तरह से क्यों दे रखे z की पावर 1 से a की पावर 26 तक, और फिर कह रहा है कि ए बी सी डी जो अप टू एक्स वाई जेड ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 54th रूट ऑफ 64 के बराबर आ रहा है। तो पी क्यू किसके बराबर होगा? काफी खतरनाक सा दिख रहा है। कोई बात नहीं, देखो खतरनाक है तो लिखना शुरू कर दो। ए की पावर 1, बी की पावर 2, सी की पावर 3 अप टू। ठीक है, एक्स की पावर 24, वाई की पावर 25, जेड की पावर 26। ठीक है, मैंने एक्स भी लिख दिया इसमें, जानबूझ के लिखा, समझाऊंगा ना। फिर क्यू किसके बराबर दे रहा है? क्यू दे रहा है जेड की पावर 1, वाई की पावर 2, एक्स की पावर
3 अप टू सी की पावर 24, बी की पावर 25 और ए की पावर 26 ऐसा दे रहे हैं। ठीक है भाई। अब उसने पूछा पी क्यू का प्रोडक्ट क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले सारी पी की वैल्यू लिखी जाएंगी, फिर इनके मल्टीप्लाई करके ये सारे नीचे की वैल्यू लिखी जाएंगी। तो सारा ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ए की पावर, बी की पावर, सी की पावर, एक्स की पावर, वाई की पावर, जेड की पावर, इनटू में जेड की पावर, वाई की पावर, एक्स की पावर, सी की पावर, बी की पावर, ए की पावर, इस तरह चलेगा। तो यहां से ध्यान दो कि ए यहां से एक बार है, 26 बार यहां है, तो ए 27 बार नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया भाई। फिर से देखते हैं, बी 2 बार यहां है, 25 बार यहां है, तो बी भी 27 बार हो गया भाई। 2 बार यहां भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 25 बार यहां मल्टीप्लाई हो रहा है। बी की पावर 2 का मतलब क्या है, बताया था, दिस इज बी इंटू बी। बी की पावर 2 का मतलब है बी की 2 बार मल्टीप्लाई। तो 2 बार यहां, 25 बार यहां, तो कितनी बार हो गया, 27 बार। सिमिलरली सी 3 बार यहां है, 24 बार यहां है, तो सी भी 27 बार हो गया। इसी तरह से एक्स 24 बार यहां है, 3 बार यहां है, तो एक्स भी 27 बार, वाई भी 27 और जेड भी 27 टाइम्स। क्या इतनी बात समझ में आ गई भाई? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। क्यों? इजी था ना, कि जब इनकी मल्टीप्लाई होगी तो सारे 27 टाइम्स आ जाएंगे। तो यहां से सभी के जैसी मुझे सिर सेम दिखे, तो मैंने सभी के सिर उतार के रख दिए बाहर। भाई सभी की पावर 27 है, रूल बताया था, तो सभी की पावर को मैंने बाहर ले लिया। अब तुम देखो, ये जो है क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी सी डी अप टू एक्स वाई जेड ये बराबर है 54th रूट ऑफ 64। 64 का 54th रूट। ठीक है, ध्यान रखना, कभी ऐसे लिख दो 54 और ऐसे 64, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। यहाँ पे ये जो नंबर है ये इसके अंदर लिखा हुआ है, इंडेक्स है ये, ठीक है। और यहाँ पे ये मल्टीपल का काम कर रहे हैं, गुणज का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और इसकी पावर कितनी थी, 27। तो रूल सिखाए थे मैंने तुम्हें कि ये 64 है, कि भाई ये 54 है, तो इसको 1 में 54 लिखते हैं। ये बात तो सिखाई थी मैंने। और यहाँ पे ये बाहर कितना है, 27 है। ये अगर यहाँ है तो पावर में 1 लिखा जाएगा। फिर ये 27 है, तो 27 दूनी 54, 2 पे कट गया। 64 की पावर 2 बन गया। अब 64 की पावर 2, अब यहाँ 64 की पावर 2 तो हमें कहीं दिख नहीं रहा भाई, है ना? अरे ये 1/2 है भाई, 1 मिनट, ये 1/2 है, 2 नहीं है, 1/2 है। 27 दूनी 54 नीचे लिखा हो ना ये, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 64 की पावर 1/54 इंटू में 27, तो 27 दूनी नीचे लिखा हो 1/2 लिखा हुआ है। अब मैं 64 को क्या लिख दूं, 8 की पावर 2। ध्यान दो, अब वो कोई बोले कि बोला जी 8 की पावर 2 क्यों लिखा? अरे मैंने समझाया कि जितना यहां दिख रहा है ऐसा ये टूटेगा, तो 8 की पावर 2 64 होता है। ये कटा, बचा कितना, 8। 8 की पावर 1 8 ही होता है, ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना, तो ऑप्शन बी आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर है, आया समझ में? चलो आ गया, तो फिर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द ग्रेटेस्ट अमंग 81 की पावर 18, 243 की पावर 15, 27 की पावर 21 एंड 9 की पावर 38? कह रहे हैं इन सब में से सबसे बड़ा कौन सा है? देखो भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब यहाँ सीधे सीधे नंबर होते तो तुम फटाक से बता देते कि कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा छोटा नंबर है। लेकिन यहाँ पे तो पावर्स की फॉर्म में आ रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने उसका बेस सेम करना होता है। ठीक है, बेस सेम करना होता है या पावर सेम करनी होती है, ये दो चीजें होती हैं, ध्यान रखना। कि जब भी ऐसे पावर्स में क्वेश्चन आएगा, बोलेगा इनमें से बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग भी आ जाते हैं इस टाइप के अंदर, यानी कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम भी आ जाते हैं। तो उस सिचुएशन में आपने याद रखना है कि या तो बेस सारा सेम हो जाए क्वेश्चन में, या पावर सारी सेम हो जाए। तो हमें यहां से देखने से पता लग रहा है कि बेस सभी के सेम हो जाएंगे। कैसे? उसके लिए मैं कुछ बातें लिख रहा हूं। 3 की पावर 1 होता है 3, 3 की पावर 2 होता है 3 तिया 9, 3 की पावर 3 होता है 3 तिया 9 तिया 27, 3 की पावर 4 होता है 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। 3 की 4 बार मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। ये होता है 243, ये होता है 729। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिए हैं,
इनको आप याद कर लेना, नहीं तो ये बार बार आपको तंग करेंगे। ठीक है, याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा, जैसे दिखे उसको फटाक से लगा देंगे। कैसे? जैसे मुझे यहाँ 81 दिख रहा है, तो 81 क्या है? 3 की पावर 4 है, तो ये याद होगा तो फटाक से लिख दोगे ना आप। ठीक है, बाहर कितना है? 18, इसको नहीं छेड़ना। तो ये क्या बन गया? 3 की पावर 18 चौके 72, क्योंकि बताया था ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई, तो 18 चौके 72 लिख देना। ठीक है, 243 क्या है? 3 की पावर 5, देखो ये लिखा है ना, तो याद कर लेना भाई। 3 की पावर 5 यानी कि 243 को मैंने लिख दिया 3 की पावर 5, और बाहर में कितना है? 15, ये बन गया 3 की पावर 15 पंजे 75। आगे क्या लिखा है? 27, 27 क्या है? 3 की पावर 3, बाहर में कितना है? 21, है ना, तो 21 दिया 63, 3 की पावर 63। उसके बाद लास्ट वाले में क्या है? 9, 9 क्या होता है? 3 की पावर 2, और बाहर में पावर कितनी है? 38, 38 है ना, तो 3 की पावर 38 दूनी 76। इतनी बात आ गई समझ में? इतनी बात समझ में आ गई तो बोल रहा सबसे बड़ा कौन सा? अब देखो बेस तो सबका सेम हो गया, तो जिसकी पावर बड़ी है वो सबसे बड़ा होगा, तो आंसर बनेगा 3 की पावर 76। दिख रहा है कहीं? अब बोला जी 3 की पावर 76 नहीं दिख रहा। ठीक है, अब 3 की पावर 76 किसके बना था? सॉरी 3 की पावर 76 जो बना था इस लास्ट वाले से बना था, यानी कि 9 की पावर 38, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है भाई? बात समझ में आ गई? तो ये करना था आपने। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो ये समझ में आ गया तो ये भी आ गया। असेंडिंग ऑर्डर जिसे बोलते हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम या बढ़ते क्रम, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम, तो डिसेंडिंग में पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा, ऐसे चलता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लो। इस क्वेश्चन में क्या करना है हमने, यहाँ पे फिर से हम इसको चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करना है? यहाँ 343 दिख रहा है, इधर 2401 दिख रहा है, उधर 49 दिख रहा है, तो इसको भी याद कर लो। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49। अब तुम कहोगे सर जी आपको तो याद है, हमें कैसे पता लगेगा? मैंने इसमें छोटा नंबर देखो, देखो 49 दिख रहे हैं, तो 49 जो है 7 इंटू 7 ही होता है, और कोई टुकड़ा है ही नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए मेरे को ये पता लगा। 7 की पावर 3 करेंगे, दिस इज 343। 7 की पावर 4 करेंगे तो 7 या 21, 728 दो 30, 2401। ठीक है, क्लियर? आ रहे हैं ना? बस काम चल गया अपना, कि याद कर लेना। तो अब मुझे बताओ यहाँ 343, 343 को हटा के 7 की पावर 3 लिख दूं, 7 की पावर 3, और बाहर कितना है? 3। देखो मैंने सीधा लिख दिया, अब ये मत बोलना, इसको लिखा 7 की पावर 3 और बाहर पावर है 3, तो 7 की पावर 3 तिया 9, 3 तिया 9 मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, सीधी मल्टीप्लाई होगी। 2401, 2401 7 की पावर कितना होता है? 4, और उसके बाद क्या लिखा है? 2, तो 4 दूनी 8, 7 की पावर 8। लास्ट में 49, 7 की पावर 2, पावर में कितना दे रखा है? 5, तो 7 की पावर 10। ठीक है, तो ध्यान रखना है पहले नंबर पे इसको किस में लिखना था? असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ेंगे कब? पहले सबसे छोटा आएगा, यानी कि 7। इसका इसका सीधा उठा के लिख लो, 2401 वाला आएगा, सबसे पहले 2401 वाला आएगा। ये बीच वाला था ना पहले, तो सबसे पहले ये वाला आएगा, तो ये वाला किस में लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ, बस ये आंसर है, खत्म। बस आगे नहीं देखना, आगे देखना भी चाहो तो मैच करके देख सकते हो। फिर उसके बाद ये वाला आएगा, ये वाला कौन सा है? सबसे फर्स्ट नंबर वाला, यानी कि 343 वाला। और सबसे बड़ा कौन सा है? लास्ट वाला 7 की पावर 10, तो सबसे बड़ा यानी कि 49 की पावर 5। तो आंसर ऑप्शन बना बी। क्लियर है? तो ये करना था आपने। तो ये अगर समझ में आ गई टाइप, तो ये वाली टाइप देखो ध्यान से। अभी तक मैं क्या कर रहा था? मैंने बोला या तो बेस सेम करना है या पावर सेम करनी है, तो वीडियो को पॉज करो, फटाफट से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, और फिर देखते हैं कि क्या सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असेंडिंग ऑर्डर, इनमें से कौन सा असेंडिंग ऑर्डर है? आरोही क्रम है। ठीक है, तो अब यहाँ 2 की पावर 1465 दे रखा है, 2 की पावर 1465, आगे 3 की पावर 1172, और तीसरा दे रखा है 5 की पावर कितना भाई? 879। अब इनकी तो पावर अलग अलग है भाई, है ना, बेस भी अलग अलग दिख रहे हैं। तो मैंने कहा या तो बेस सेम कर लो, तो बेस तो सेम होगा नहीं। देखो दिमाग से कैसे कब क्या लगाना है,
बेस तो अलग अलग है ना, तो बेस तो सेम होगा नहीं, तो क्या सेम होगा, पावर सेम होगी। अब पावर को सेम करते हैं, इसी को उठा लेते हैं। मैंने देखा ये पावर जो है 1465 ये कट रही है मेरी 5 से, 5 दूनी 10, बचा 46, 5 नी 45, 5 थी 15। अब क्या ये फर्दर कट रहे हैं, 9 3 और 2, ये 3 से भी नहीं कट रहा, 7 से 728 नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। तो मैंने क्या किया, इसको लिखा 5 इंटू में 293। अब यहां से ये जो नंबर दिख रहा है बड़ा खतरनाक सा दिख रहा है, तो क्या ये नंबर इसमें भी निकल के आ सकता है, जैसे इसमें निकल के आया, ये मेरे को दिखा ये 5 से कट रहा है तो मैंने इसको काट लिया, तो क्या ये नंबर इसमें भी निकल के आएगा। तो देखो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से 3 से 3 3 9, 4 से करूँ 4 3 12, 4 9 36 और 37, 4 में 8 3 11, हाँ बिल्कुल आ रहा है। 3 की पावर अगर मैं इसको 4 गुना 293 लिखूं, ध्यान रखना इसको मैंने क्या किया, 293 से भाग दे दिया, इस 1172 को 293 से भाग दिया तो ये 4 पे गया, तो इसलिए 4 गुना ये लिख दिया। ठीक है, क्लियर है। फिर भी किसी को नहीं समझ में आई हो मेरी बात तो भाई ये कर लेना। बोला जी 1172 को तोड़ देते हैं, 2 पंजे 10, बच्चा 17, 2 अठे 16, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 नी में 18, 2 तिया 6, देखो अपने आप निकल के आ गया। किसी को ये समझ में नहीं आया हो तो वो ऐसे निकाल लेना। अब तीसरे वाले में फिर से ये निकलेगा भाई, यहाँ पे 293 से भाग लगाऊं तो 3 पे कटेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9, 3 नी में 27, 3 दूनी 6 और 2 8 आ रहे। अब ये आ रहा है तो देखो 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। अब ये मत बोलना सर जी कैसे कर रहे हो, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर लो ना यार, ऐसे कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये लिख दिया मैंने। 3 की पावर 4 कितना होता है, 81, अभी बताया था। और ये कितना होगा, 125, 5 पंजे 25 पंजे 125। ठीक है, अब तो आया होगा समझ में। अब ये समझ में आ गया, तो अब आप देखो, बोल रहा है इनमें से कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो आपको शायद दिख रहा है मेरे ख्याल से ये सबसे छोटा है, यानी कि पहले नंबर पे यही आएगा, 2 की पावर 1465, 2 की पावर 1465 इसमें लिखा हुआ है ना। फिर 3 वाला आएगा, फिर ये, यानी कि ये ठीक लिखा हुआ था पहले, तो ऑप्शन बी आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये कंसेप्ट आपने याद रखना है, इनमें से ही कोई एक अप्लाई होगा जिससे आप इन आंसर्स को कर पाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ ए की पावर x इक्वल टू बी की पावर y इक्वल टू सी की पावर z एंड a की पावर 3 इक्वल टू b की पावर 2c, देन 3/x माइनस 2/y किसके बराबर होगा। तो ध्यान दीजिएगा भाई, ये सोल्व तभी हो पाएगा जब x और y की वैल्यू पता लगेगी, तो उसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगी देखते हैं इसको। अब एक कंसेप्ट यहां पे अप्लाई होगा क्या, कि मैथमेटिक्स में कभी भी ऐसे 3 चीज बराबर दे रखी हो, ऐसे देखो a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, ये आपस में बराबर दे रखे हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए एक कांस्टेंट यानी कि k के बराबर हम इसमें मान लेते हैं। ऐसा कब करना है, जब ये 3 वैल्यू, मैथमेटिक्स में 3 वैल्यू कहीं पर भी बराबर दें तो उसको एक कांस्टेंट k के बराबर मान लेते हैं। यहां से मैं कहूंगा a की पावर x जो है वो k के बराबर हुआ, ये भी k के बराबर है, ये भी k के बराबर है और ये भी k के बराबर है, तो b की पावर y भी k के बराबर हुआ और c की पावर z भी k के बराबर हुआ। इस बात में कोई दिक्कत, अरे भाई ये तीनों ही k के बराबर हमने मान लिए तो सभी मैंने रख दिए। तो अब मुझे बताओ यहां से a की वैल्यू क्या निकलेगी, तो तुम कहोगे दिस इज k की पावर 1/x। याद करो मैंने क्या कहा था, कि जब भी इसको उधर फेंकूंगा, किसी को ऐसे समझ में नहीं आया हो तो ऐसे समझ सकता है कि यहाँ इसकी पावर x था, तो इस x को हटाने के लिए x से इधर भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया, तो यहाँ तो ऊपर 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1/x हो गया, ये आपस में कट गया, तो a की वैल्यू k की पावर 1/x आया। और इसी बात को मैंने डायरेक्ट सिखाया भी था कि इस पावर को बराबर के उधर फेंक दो, और फेंकेंगे तो गिरेगा, गिरेगा कहाँ, नीचे आएगा। ठीक है, सिमिलरली b इक्वल टू k की पावर 1/y और सिमिलरली c इक्वल टू k की पावर 1/z। पेपर में तो बस डायरेक्टली तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहां से एक b c की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, आ जाएगा। अब हमें क्या गिवन है, ये हमें दे रखा था, हमने उससे ये वैल्यू निकाल ली एबीसी की, लेकिन हमें दे रखा है कि a क्यूब जो है दिस इज इक्वल टू बी स्क्वेयर सी, इसके बराबर दे रखा है। तो a की वैल्यू तो मुझे पता लग गई ना क्या है, k की पावर 1/x, a की वैल्यू तो ये दे रखी है, हमने निकाल लिया अभी। लेकिन बाहर में ये 3 भी रखा है, a की पावर 3,
सिमिलरली बी की वैल्यू क्या है, दिस इज के की पावर 1/y, और बाहर में ये 2 तो रखा ही हुआ है, और सी की वैल्यू सी की वैल्यू है के की पावर 1/z, और इसके बाहर में कुछ नहीं रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। तो भाई ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 3/x बनेगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना कभी नीचे 3x घुसा दो। ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 2/y बनेगा। यहां से k की पावर 3/x इक्वल टू बेस सेम मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये 2 है, क्या ये समझ में आया? अरे बेस सेम है और ब्रैकेट का मींस मल्टीप्लाई है, तो ये पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहां से k इधर भी है, k इधर भी है, तो मैं कह सकता हूं कि 3/x इक्वल टू 2/y प्लस में 1/z। अरे सभी के पैर बराबर थे तो सिर को बराबर रख दिया, याद करो रूल नंबर 9 और 10, ये तो समझाए थे। तो हमें क्या बताना था, हमें बताना था कि 3/x माइनस में 2/y। अभी 2 भाई साहब कहां से आए, ये वाले इधर आ गए, तो किसके बराबर बच गए, 1/z के बराबर, और 1/z आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो इस तरह की टाइप के अंदर ये चीज आपको फॉलो करनी होती है, और इसके बाद जो दिया होता है उसमें वैल्यू रखें, आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। लेकिन कई बार ये दिया ही नहीं होता, ऐसा भी हो जाता है, तो कंसेप्ट सीखो ना। क्या, अगर ये नहीं दिया है तो मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूँ, यानी कि इन वैल्यूज को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, उसके लिए ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 बताएगा। इफ 11 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 99 की पावर z इक्वल टू के, अच्छा वो ऑलरेडी के के बराबर दे रखा है, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z क्या होगा। अब मैं सीधा लिख रहा हूं, ध्यान दो, 11 की पावर x जो है दिस इज इक्वल टू के, उसने के खुद ही लिख दिया यहाँ पे, नहीं लिखता तो हम लिख लेते। तो मुझे यहां से बस ये बता दो कि 11 क्या आएगा, के की पावर 1/x आएगा। सिमिलरली ये 3 की पावर y जो है के बराबर होगा, तो यहां से 3 क्या आएगा, के की पावर 1/y। और मुझे बताओ ये 99 की पावर z दे रखा है, तो 99 क्या बनेगा, के की पावर 1/z। इस बात में कोई दिक्कत है किसी को, होनी नहीं चाहिए, मैंने अभी सीधे लिख दिए। अब ये मत बोले कि कोई बोला जी ये कैसे लिख दिए, अभी पिछले क्वेश्चन में डिटेल में समझा दिया मैंने, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, पिछले क्वेश्चन में जो पिछला क्वेश्चन था उसमें तो ये दे रखा था कि a क्यूब इक्वल टू बी स्क्वायर सी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा, यहाँ तो सीधा पूछ लिया कि ये किसके बराबर होगा। तो मेरे पास वैल्यू कौन कौन सी है इसको ध्यान से देखना है। मेरे पास वैल्यू 11 की भी है, मेरे पास 3 की भी है, और मेरे पास 99 की भी है। तो तुम मुझे बताओ, क्या 99 जो होता है वो 11 गुणा 9 नहीं होता है, यानी कि मेरे पास ये 3 वैल्यू है, तो मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, ऐसे यूज कर सकता हूँ। क्यों भाई, 11 नहीं में 99 होता है। अब ये 99 तो ठीक है मेरे पास वैल्यू है, ये 11 भी ठीक है मेरे पास वैल्यू है, लेकिन ये 9 कैसे आ गया, मेरे पास तो 9 की वैल्यू ही नहीं है। कोई बात नहीं, 9 की नहीं वैल्यू है तो 3 की पावर 2 की वैल्यू तो होगी, 3 की वैल्यू तो है ना, तो 3 की पावर 2 ले लिया मैंने उसको, है तो 99 ना। तो बस इतना आ गया, तो वैल्यू चिपका दो, 99 की जगह के की पावर 1/z, 11 की जगह के की पावर 1/x, और 3 की जगह 3 की वैल्यू है के की पावर 1/y। लेकिन यहाँ पे ये 2 भी बैठा हुआ है, तो ये 2 हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई, और ये बन जाएगा 2/y। क्या कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। और आपको पता है कि अगर बेस सेम होता है तो ये पावर ऐड हो जाती हैं। ठीक है भाई, क्लियर, ये हो गई ऐड। अब दोनों साइड पैर बराबर हैं, तो इसको भी हम बराबर लिख देंगे, आ गया। लेकिन लेकिन क्या, मुझे तो चाहिए था 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, इसकी वैल्यू चाहिए थी मेरे को, तो यहाँ कोई सी नहीं मिल रही है ना। तो अब क्या करूं भाई मैं, अब ये करता हूं, मेरे पास ये 2/y है, तो इस 2/y को मैं 1/y 1/y लिख दूं, तो बात तो बराबर है। कोई कहेगा बोला जी ऐसे कैसे, अरे भाई तुम अगर एलसीएम से इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम 1 आ गया, सॉरी y आ गया, और सोल्व करोगे तो क्या ये ऐसे ही नहीं आएगा। अरे मेरे पास 2 हैं तो मैंने 1 प्लस 1 कर दिया, वही तो किया मैंने यहाँ पे। तो 2/y को मैंने 1/y प्लस 1/y लिख दिया। अब मेरे पास 1/x 1/y आ गया, लेकिन 1/z नहीं आया।
वन बाई जेड नहीं आया तो उसको भी पैदा कर लेते हैं। कैसे पैदा होगा? इधर भी वन बाई जेड ले आते हैं, इधर भी वन बाई जेड ले आते हैं। क्यों भाई, हिसाब तो बराबर कर दिया ना। अगर इक्वल में आप कोई चीज दोनों साइड ऐड करते हो या माइनस करते हो या मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने मान लो लिख दिया 5x इक्वल टू 10, मैंने दो इधर जोड़ दिए, दो इधर जोड़ दिए, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला दो उधर जाके माइनस होगा, कट जाएगा ना। देखो सुनो, किसी को दिक्कत आ रही है तो 5x 10 के बराबर, तो x कितना आएगा? बोला जी 5 से कट गया 2। वो दिक्कत इस बात में, वो रटने वाली बात तो नहीं लिखी मैंने। 5x 10 के बराबर था तो x की वैल्यू पूछ ली। अब मैंने लिखा 5x इक्वल टू 10, मैं कह रहा हूं दो इधर जोड़ दो, दो इधर जोड़ दो, वो दिक्कत है नहीं। अब क्या होगी x की वैल्यू? तो 5x इक्वल टू 10 और 2 12, 12 में से 2 गए 10, फिर से x की वैल्यू क्या आ गई? सेम आई ना। तो सेम वैल्यू जोड़ने पर, सेम वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर, सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने पर, सेम से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वन बाई जेड इधर भी जोड़ दिया, इधर भी जोड़ दिया। प्लस क्यों किया? क्योंकि मुझे चाहिए था वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड। ये भी चाहिए था, ये भी चाहिए था और ये भी चाहिए था, इसलिए जोड़ा मैंने। तो ये वाला भाई साहब, ये वाले भाई साहब, ये वाले भाई साहब इधर एक्स्ट्रा हो गए, इनको इधर ले आओ। तो ये वन बाई जेड क्या बन गया? टू बाई जेड। माइनस में ये वाले भाई साहब आएंगे तो माइनस के वन बाई वाई, और ये बनेगा आंसर, और कुछ बनता ही नहीं दिख रहा। तो टू बाई जेड माइनस वन बाई वाई दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। बात समझ में आई भाई? मुश्किल नहीं था, पर कुछ जोड़ तोड़ करना था। क्या करना था बता दिया, उसमें रटने वाली कौन सी बात है? अपने पास से कर दिया हमने, आंसर तो मैच करना था। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। हाँ जी, इफ ए इक्वल टू टू की पावर माइनस टू की पावर -3, b इक्वल टू टू की पावर -3 माइनस टू की पावर -4, c इक्वल टू टू की पावर -4 माइनस टू की पावर -2, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा? देखो भाई, इसको करने का जो तरीका है, आप a की वैल्यू निकाल लो, इसको सोल्व करके b की निकाल लो, c की निकाल लो, और इनमें क्यूब करके रख दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा ना लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, आप करके देख लेना। मैंने क्या बोला कि a को सोल्व कर लो, यहाँ से a की सोल्व करके एलसीएम लेके वैल्यू आएगी, क्योंकि ये टू की पावर -2 जो है 1/2 की पावर 2 करेंगे, ये टू की पावर -3 है तो 1/2 की पावर 3 करेंगे, क्योंकि नेगेटिव पावर तो सोल्व करनी आती नहीं तुम्हें, उसको पॉजिटिव बनाना है पहले। ठीक है, तो इस तरह से करना। इसी तरह से b की निकाल लेना, c की निकाल लेना, फिर 3 3 पावर करके प्लस कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बट ये लंबा प्रोसेस है, तो इसके लिए आप एक आइडेंटिटी याद करेंगे, क्या? कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी होती है भाई, 9th क्लास की किताब में मिलेगी तुम्हें ये, उसमें से देख लेना। 9th क्लास की बुक में ये आइडेंटिटी दे रखी है। ठीक है, तो आप इसको याद करना, और याद करके क्या देखना होता है इस टाइप के अंदर कंपटीशन में कैसे करते हैं। जब भी ऐसा कुछ दिखे, कैसा कुछ, ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ऐसा कुछ दिखे ना, तो चेक करना होता है क्या ए प्लस बी प्लस सी जीरो है? क्या ए प्लस बी प्लस सी जीरो है? तो अगर वो जीरो है, अगर वो जीरो है, अगर ये जीरो है, तो इसकी वैल्यू यहां जीरो रखूंगा, तो जीरो के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा सारा जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो है, मैंने बोला क्या ये जीरो है, हमने चेक करना है क्वेश्चन में। अगर वो जीरो मिल गया तो ये जीरो होने से ये पूरा जीरो हो गया, इसका मतलब फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc जीरो हो जाएगा। इस बात में कोई रट्टा तो नहीं किसी का? क्योंकि भाई ये जीरो अगर हो गया तो जीरो इंटू समथिंग इज जीरो। तो यहां से मैं कहूंगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिस इज इक्वल टू 3abc। क्यों भाई, ये -3abc था, इसको मैं उधर ले गया तो ये 3abc बन गया। तो ये वाला रिजल्ट इसमें अगर हम यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन बड़ा फास्ट सोल्व हो जाएगा। ठीक है,
एक तरीका मैंने पहले बता दिया, दूसरा तरीका ये है। अब इस चीज को चेक करते हैं। मुझे बताओ, एक मिनट भाई। ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ये रही। बी की वैल्यू क्या है, ये रही। और सी की वैल्यू ये है। जब मैं इनको प्लस करूंगा तो देखो, प्लस करने से 2 की पावर -2, -2 की पावर -3 प्लस, ये ए की वैल्यू है। बी की वैल्यू क्या है, 2 की पावर -3, -2 की पावर-4 प्लस में। सी की वैल्यू क्या है, 2 की पावर-4, -2 की पावर-2, ये दे रखा है। तो तुम मुझे बताओ, ये 2 की पावर-2 इसको काट देगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है। ये 2 की पावर-3 इसको काट देगा, ये माइनस का, ये प्लस का है। ये 2 की पावर-4, ये 2 की पावर-4 से कट जाएगा। इसका मतलब मैंने देखा कि a प्लस बी प्लस सी कट पिटा के सारा जीरो हो गया। और अगर ये सारा जीरो हो गया तो इसकी वैल्यू जो कि मुझे निकालनी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू, ये किसके बराबर आई, 3abc के बराबर। किसके बराबर आ गई, 3abc के बराबर। ठीक है, तो 3 तो मैंने लिख दिया। a की वैल्यू क्या दे रखी है, ये रही। अब इनको ना मैं सोल्व करके डायरेक्ट डायरेक्ट लिख दूं। देखो सोल्व करके लिख देता हूं। a की वैल्यू क्या होगी, दिस इज 1/2 की पावर 2 -1/2 की पावर 3। अब कोई बच्चा बोले कि ये क्यों लिख दिया। अरे एक बात बताओ, 2 की पावर-2 है, जब इसको प्लस बनाऊंगा तो 1/2 की पावर 2 बन जाएगा ना। सिमिलरली इसको प्लस बनाऊंगा तो 1/2 की पावर 3 बनेगा। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। एलसीएम लूंगा तो 8 आएगा। 4 से काटा 2 पे, 8 से काटा 1 पे, ये बन गया 1/8। ठीक है भाई, मैंने पूरा सोल्व कर लिया। आंसर बना 1/8। ए की वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी की वैल्यू देखो, डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये 2 की पावर-3 है, पलटूंगा तो क्या बनेगा, 1/8 माइनस में। इसको सोल्व करूंगा, 1/2 की पावर 4 बनेगा तो कितना होता है, 16। 2 की पावर 4 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है। एलसीएम लूंगा 16 आएगा। 8 दूनी 16, 16 एकम 16, दिस इज 1/16। अब बात कर लेता हूँ सी की। बी की भी आ गई, सी की निकालते हैं। 2 की पावर-4, 1/2 की पावर 4 कितना होगा, 16। 2 की पावर-2, 1/2 की पावर 2 यानी कि 4। एलसीएम 16, 16 एकम 16, 4 चौके 16, -3/16। ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, सी भी मिल गया। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है, 1/8। बी की वैल्यू क्या है, 1/16। सी की वैल्यू क्या है, -3/16। और जैसे मैंने इसको किया सोल्व तो मुझे पता लगा आंसर में माइनस आएगा। और माइनस किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। ये तो होंगी नहीं, ये होंगी नहीं, इन दोनों में माइनस दिख रहा है। ठीक है, ऊपर में 3 × 3 = 9 बनेगा। और नीचे में क्या बनेगा, नीचे में गुणा करनी पड़ेगी, 8 × 16 × 16, तो 8×6 = 48। 8×6 = 48, लास्ट में 8 आएगा। और लास्ट में 8 इसमें लिख रहा है, तो आंसर ऑप्शन बी आएगा। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं, बोले ये क्या किया। अरे जब 8 × 16 करूंगा तो 16 × 8 = 128 होते हैं। अरे मैं इसको थोड़ी देख रहा हूँ, मैं तो लास्ट वाले को देख रहा हूँ बस, कि जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो लास्ट में 8 आएगा। सिमिलरली इसकी मल्टीप्लाई फिर इस लास्ट वाले 16 से होगी, तो 8×6 = 48, लास्ट में फिर से 8 आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में तो 8 ही आएगा ना। तो मैं लास्ट वाला डिजिट देख रहा हूँ, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। फिर भी किसी के भेजे में नहीं आया तो मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना, आंसर पे आ जाना। ठीक है, क्वेश्चन, इफ a की पावर b की पावर c = 512 वेयर a b c आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ a b c इज। एक खतरनाक क्वेश्चन। ठीक है, कैसे, a की पावर b की पावर c = 512, और कह रहा है यहाँ पे एबीसी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यानी कि कम से कम क्या वैल्यू हो सकती है। तो देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पॉसिबिलिटीज चेक करनी है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है जिनसे मैं इस वैल्यू को मिनिमम लेके आ सकूं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। ये नंबर दिख रहा है, नंबर को तोड़ना शुरू कर लेते हैं। और तो कुछ भेजे में बात आई नहीं रही। 512 को तोड़ा 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छिके 12, 2 चौके 8, 2 32, 2 16, 2 अट्ठे, 2 चौके, 2 दूनी, 2 एकम। इसी बात को याद कर लें आप इस चीज से। ठीक है, मैं बोल नहीं रहा हूं, सीधा लिख रहा हूं।
क्योंकि मैं कई बार समझा चुका हूं इस चीज को कि 2 की 4 बार गुणा करो 16 आ जाएगा, 5 बार गुणा करो 32 आ जाएगा, 6 बार गुणा करो 64 आ जाएगा, 7 बार गुणा करो 128 आ जाएगा, 8 बार गुणा करो 256 आ जाएगा, 9 बार गुणा करो 512 आ जाएगा, और 10 बार मल्टीप्लाई करो 1024 आ जाएगा। याद कर लेना भाई, तुम्हारे लिए लिखे हैं ताकि तुम याद कर लो इनको। तो यहां से मैंने देखा कि 512 जो है वो 2 की पावर 9 की बराबर है। दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 9। तो ए की पावर बी की पावर सी। क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? जब इतना समझ में आ गया तो बेस तो पता लग गया ए 2 है, लेकिन बी की पावर सी जो है वो 9 के बराबर है। ठीक है, बी की पावर सी जो है वो 9 के बराबर है। तो मैं इसको क्या क्या कह सकता हूं? मैं बोल सकता हूं 9 जो है वो 9 की पावर 1 भी हो सकता है, ये 3 की पावर 2 भी हो सकता है। बनाओ पॉसिबिलिटी, बनाओ जो भी बन सकती है तुम्हारी। बात मैं जो समझाना चाह रहा हूं क्या वो समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा भाई, जो 512 है दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 9, ये समझा दिया मैंने। यहां से काउंट कर लो, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लिख दिया भाई मैंने इसको 2 की पावर 9। तो यहां से ए तो नीचे वाला है, ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन जो बी की पावर सी है दिस इज इक्वल टू 9, ये लिख दिया मैंने 9। तो 9 को लिखने के अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं? क्योंकि देखो ये मैं क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि मुझे बी की पावर सी की फॉर्म में लिखना है, इस 9 को मुझे इस फॉर्म में लिखना है। तो दिस इज 9 की पावर 1, तो 9 की पावर 1 क्या होगा? 9 होगा। अब फिर 2 की पावर जब लिखूंगा तो 2 की पावर सोल्व करने से 9 नहीं बनता कहीं पर भी। किसी बच्चे के मन में है, बोला जी सर 2 की पावर में क्यों नहीं लिखा इसको? कि बनता नहीं ना भाई 2 की पावर लिखने से। 3 की पावर लिखने से बनता है। 3 की पावर 2 9 9 होता है, पहले लिखवाई भी थी मैंने। तो दिस इज 3 की पावर 2। तो यहां से मुझे मिल रहा है ए 2 के बराबर, बी किसके बराबर मिला? देखो बी किसके बराबर? 3 के बराबर। और सी किसके बराबर मिल रहा है? 2 के बराबर। ठीक है, ये भी हो सकता है। ए कितना मिल रहा था? 2। इस वाले से बात करूं तो बी मिल रहा है 9 के बराबर और सी मिल रहा है मेरा 1 के बराबर। ठीक है, ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं कि इस सिचुएशन के हिसाब से बी है 3 और सी है 2। बी है 3, सी है 2, ए तो पहले ही मिल गया था। इस सिचुएशन के हिसाब से ये और ये देखूं तो बी की वैल्यू है 9 और सी की वैल्यू है 1। अब मुझे बताओ और कोई पॉसिबिलिटी बनती है? और तो कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं दिख रही। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती दिख रही। 4 से तोड़ोगे तो 4 से टूटेगा नहीं, सारे 4 4 4 नहीं आएंगे, इसलिए 4 से नहीं तोड़ेंगे। किसी बच्चे के मन में बोला जी जैसे 2 से तोड़ा, अगर हम इसको 4 से तोड़ना शुरू कर दें तो सारे 4 4 4 नहीं आएंगे भाई, सारे सेम नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहां से एबीसी मिल गए, तो इस वाले से एबीसी का प्रोडक्ट बन रहा है 2 तिया 6 दूनी 12, और इससे बन रहा है 9 दूनी 18। तो आंसर में देखो 12 भी लिख रहा है 18 भी लिख रहा है, लेकिन मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पूछी एबीसी की, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इज 12, सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, बात आई समझ में? तो ये थोड़ा सा दिमाग की एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है, ये नहीं कि ऐसी आए हलवा और बोला ये लो लगा दिया, जैसे पिछली क्लास में चल रहे थे ना, हलवा क्वेश्चन, बोला भाई पढ़ा और लगा दिया, पढ़ा लगा दिया। ये थोड़ा सा दिमाग पर जोर देने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आई? कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा से देख लेना, आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 1331 की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 225 की पावर y, where x y are integers, then the value of 3xy is। xy जो है वो पूर्णांक है, 3xy की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो देखो ये क्या है, 1331 और इसकी वैल्यू दे रहा है माइनस एक्स, और यहां पे ये दे रहा है 225 की पावर y। ठीक है भाई, इतना अगर आपको समझ में आया हो तो यहां से मुझे ये 15 की पावर 2 दिख रहा है। ठीक है, और इसको अगर मैं देखूं तो ये मुझे दिख रहा है 7 से कम 7, 7 से नहीं घट रहा भाई, 11 कम 11,
11 की पावर 3। ठीक है, अब देखो भाई ये जो चीजें यहाँ पे लिखी जा रही है ना, इनके लिए थोड़े से ना आपको स्क्वेयर और क्यूब याद करने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ जो मोस्टली यूज होते हैं, 1 की पावर 3 होता है 1, 2 की पावर 3 होता है 8, 3 की पावर 3 होता है 27, 4 की पावर 3 होता है 64, 5 की पावर 3 होता है 125, 6 की पावर 3 होता है 216, 7 की पावर 3 होता है 343, 8 की पावर 3 दिस इज 512, 9 की पावर 3 729, 10 की पावर 3 दिस इज 1000, 11 की पावर 3 दिस इज 1331, 12 की पावर 3 दिस इज 1728। तो यहाँ मैंने कुछ लिख दिए हैं। बेसिकली क्या है, किसी की पावर 3 होने का मतलब उसकी 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 की पावर 3 का मतलब 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 3 की पावर 3, 3 3 होती है 27। तो इस तरीके से ये सारे यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन लिखे हैं। तो जैसे ये नंबर दिखेगा आप उसको डायरेक्टली कर सकते हैं, 11 की पावर 3 रख सकते हैं। तो दिस बिकम्स 11 की पावर -3x इक्वल टू 15 की पावर दिस इज 2y। आपको ये मत बोलना बोला जी ब्रैकेट कहाँ गई, लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से अब वो पूछना चाह रहा था कि 3xy की वैल्यू क्या होगी। अब तुम देखो यार, यहाँ पे ना तो ये बेस इक्वल हो रहा, ना तो यहाँ पे ये बेस इक्वल हो रहा। ठीक है, और ना ही कोई ऐसा मुझे दिख रहा है कि जिससे मैं इनको ऑपरेट कर सकूं, भाई x क्या लूं y क्या लूं। इसको मैं सोल्व भी करके देखूं तो 1/11 की पावर 3x हो जाएगा, और ज्यादा कुछ हाथ पल्ले लगने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहां से एक काम करते हैं कि ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, ये दोनों हमारे बराबर होने चाहिए सोल्व करने के बाद। तो सोल्व करने के बाद बराबर होंगे तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू रही होगी, इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू रही होगी, है ना। तो मैं यहां पे इसको 0 मान लेता हूं। ठीक है, मैं क्या ले लेता हूं इसको, 0। अब तुम कहोगे कि सर 0 क्यों मान लेते हैं। देखो मुझे ये दोनों इक्वल करने हैं, यहां बेस तो इक्वल हो नहीं रहा। तो अगर मैं मान लूं अपने पास से कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, मैंने अपने पास से x को भी 0 ले लिया, y को भी 0 ले लिया। अब तुम कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हो सर, अभी दिखाते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि और कोई रास्ता दिख नहीं रहा यहां पर। कैसे, अगर मैं x को 0 ले लूंगा तो ये 11 की पावर, ये 11 की पावर 0 बनेगा। देखो -3 और x को मैंने 0 ले लिया तो -3 इंटू 0 दिस इज 0। और इधर बनेगा ये 15 की पावर 0। देखो y को भी 0 रखूंगा तो 0 इंटू 2 0 बनेगा। और जैसे ही ये मेरे पास आया तो मैंने आज आपको बताया था कि किसी की पावर 0 जो होती है वो 1 के बराबर होती है, बताई थी ये बात। किसी की पावर 0 किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। तो यहां से ऐसा करने से ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, और कोई तरीका है ही नहीं। देखो ये चीज पहले ही मुझे इक्वल दे रखी है ना। तो मैं इसको इक्वल कैसे रख सकता हूं कि जैसे मेरे पास ये सिचुएशन आई, मैंने x और y को 0 मान लिया। आप 1 मानोगे तो नहीं हो पाएगा, अगर आप 1 मानोगे तो ये नहीं होगा। सिर्फ इसी सिचुएशन में ऐसा हो रहा है क्योंकि किसी की पावर 0 जो होती है वो 1 के बराबर होती है। तो यहां से मुझे पता लग गया कि x और y 0 है। तो मुझसे पूछ रहा था 3xy की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आंसर क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगी। क्लियर है बात। देखो रटने वाली नहीं है, थोड़ा सा समझो इस चीज को कि यहाँ x और y की ऐसी क्या वैल्यू रख दूं कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड रहे। तो x और y की वैल्यू को 0 रख दो, 0 रखेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगी, यानी कि ये 1 के बराबर, 1 के बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये करना था आपने इसमें। तो आज बस इतना ही करवा देता हूँ। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, रूल्स तो मैंने समझा ही दिए, क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं, तो वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज इतने कर लो। ठीक है, कहीं कोई डाउट आता है, दिक्कत आती है तो वो आपने पूछ लेते। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।